तो बेटा आज हम बढ़िया तरीके से डिस्कस करने जा रहे हैं आपका जियोग्राफी टेक्स्ट बुक्स का सबसे लेंथी चैप्टर, जिसको देख के बच्चे डर जाते हैं, जिसका नाम क्या है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इतनी बढ़िया तरीके से डिटेल के साथ कराऊंगा ना, आपको यूट्यूब पे कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर डिस्कस करेंगे विद माई स्पेशल नोट्स, और साथ में कुछ ट्रिक्स में बताऊंगा कैसे आप चीजों को याद रखेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चैप्टर को करते हैं डीपली डिस्कस। का नाम रहने वाला है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। यहाँ पर हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, एक तो मिनरल्स होते क्या है ये देखेंगे, मिनरल्स कैसे निकाले जाते हैं, मिनरल्स का क्या क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, और दूसरी बात हम करेंगे एनर्जी। ऐसे कौन से मिनरल्स है जिसको ह्यूमंस की लाइफ में, मतलब ह्यूमन बींग्स को एनर्जी मिलती है लाइफ को जीने के लिए, और एनर्जी मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, वो सारी की सारी बातें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर्स की सभी मेन हेडिंग को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ी से आपको ना इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। हाँ भी, इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्या है और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या। बेसिकली इंट्रोडक्शन इसको मैंने नाम दिया है। हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, ये मेन हेडिंग, फर्स्ट जो मेन हेडिंग है उससे पहले वाला कंटेंट में कहना क्या चाहता है चैप्टर से रिलेटेड, जो हमें इस हेडिंग की ऑपरेशन से अच्छी तरह पता चलेगा। यहाँ पर इस इंट्रोडक्शन की स्टार्टिंग होती है मिनरल्स की गुणगान से। मिनरल्स जो होते हैं इंडिस्पेंसेबल पार्ट होते हैं हमारी डेली लाइफ में। इंडिस्पेंसेबल का मतलब क्या होता है, बड़े ज़्यादा ज़रूरी, बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंस, हम जिसके बिना नहीं रह सकते, ह्यूमन बींग्स की लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो मिनरल्स हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये ऐसा हम क्यों कह रहे हैं नेक्स्ट लाइन में पता चलेगा। जो है मिनरल्स का यूज़ किस किस में होता है, बहुत सारी चीज़ों में होता है, जैसे कार्स में, बसेस में, आपने एरोप्लेन में भी सफ़र किया होगा, वहाँ पर भी बहुत सारे मिनरल्स का यूज़ किया जाता है। ये सारा का सारा डीपली हम अगली वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। बस आपने ये याद रखना है कि मिनरल्स के बिना हमारी लाइफ में कोई भी चीज करना पॉसिबल नहीं है। आगे कहता है जो मिनरल्स है ना, वो रोड्स में जहां पर आप चल रहे हो वहां पर भी बहुत सारे मिनरल्स का यूज हुआ है। तो इस पैराग्राफ से हमें ये पता चला है जो मिनरल्स होते हैं उनकी ह्यूमन बींग्स की लाइफ में बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इसको और इलेबोरेट करने के लिए ना आपके ना एक एग्जांपल दी गई है यहाँ पर, ये वाली, जिसका नाम क्या है, ए ब्राइट स्माइल फ्रॉम टूथपेस्ट एंड मिनरल्स। मतलब यहाँ पर ये बताया गया है जो हम लोग ब्राइट स्माइल, मतलब एक चमकीली स्माइल, हमारे दांत जो चमकते हैं वो मिनरल्स की वजह से ही चमक पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे टूथपेस्ट में भी क्या होता है, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। कुछ यहाँ पर एग्जांपल लिखी गई हैं कौन कौन से मिनरल्स टूथपेस्ट में पाए जाते हैं, जैसे सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड वगैरह। ये सारे के सारे मिनरल्स हैं जो हमारे दांत को चमकाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, जैसे पीछे हमने पढ़ा नहीं है कि मिनरल्स का हमारी लाइफ में बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मिनरल्स के बिना हम रह नहीं सकते। वो उसकी एक थोड़ी सी एग्जांपल देके समझाया है। हाँ भी, जिसको आप डेली सुबह उठ के टूथपेस्ट करते हो उसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारे चमकीले दांतों का राज होता है। इसको याद रखने के लिए, जैसे आपने एक ऐड भी देखी होगी जिसमें वो तुरंत एक घर में घुस के लड़की बोलती है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो नमक भी क्या है, साल्ट है, जो इज आल्सो ए मिनरल। पहले एग्जांपल समझ आ गई, जिससे पता चलता है मिनरल्स हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं। अगली एग्जांपल हमारे फूड से यहाँ पर ली गई है, जो है ऑल लिविंग थिंग्स नीड्स मिनरल्स। जितनी भी अर्थ में लिविंग थिंग्स होती है ना, वो मिनरल्स का यूज करती है। यहाँ पर एक इस पैरे को मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ हिंदी में, इसका मतलब बता देता हूँ क्या कहना चाहता है। इसमें ये कहना चाहता है जितना भी हम फूड लेते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 0.03% ही मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, 0.3% है, मान लो 100% हम कोई भी खाना खा रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 0.03% ही मिनरल्स पाए जाते हैं, और रेस्ट ऑफ द जो खाना होता है उसमें मिनरल्स नहीं पाए जाते, जिसकी परसेंटेज क्या है, 97.7%। पर इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, अगर इस खाने में 0.3% मिनरल्स ना पाए जाएं तो हमारे पास जो 97.7% जो खाना है हम उसको खा नहीं सकते। क्यों नहीं खा सकते? अगर उसमें मिनरल्स ना होंगे तो हमारी बॉडी उस खाने को पचा नहीं पाएगी। जिससे ये पता चलता है मिनरल्स चाहे कम मात्रा में हम लें, और अगर ये मिनरल्स ना हो हमारे खाने में तो हम खाना भी बाकी का जिसमें मिनरल्स नहीं पाए जाते वो भी हम खा नहीं सकते। ये दो एग्जांपल समझ आ गई। इससे हमें ये पता चला है कि जो मिनरल्स है हमारी लाइफ में बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर इंट्रोडक्शन में एक ही क्वेश्चन बनता होता है,
मिनरल्स आर इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, इसको एक्सप्लेन करना है तो आपने सारी बातें लिखनी है। पहली यहाँ भी ये सारा यहाँ पर कार बसेस वगैरह में पाया जाता है, दूसरी टूथपेक्स वाली लिख देना, और तीसरी फूड वाली लिख देना। ये जो मैंने करवाई थी आपको बढ़िया तरीके से। आई होप ये इंट्रोडक्शन का आपको अच्छी तरह समझ आ गई। अब बेसिकली फुल फ्लेज कंसेप्ट शुरू करते हैं इसकी फर्स्ट मेन हेडिंग से, जिसका नाम क्या रहने वाला है, व्हाट इज मिनरल। तो बेसिकली इस हेडिंग में जैसे आपने नाम पढ़ के पता चल गया होगा हम लोग इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं। तो आइए इस हेडिंग का बढ़िया तरीके से करते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मिनरल्स की डेफिनेशन। डेफिनेशन एज इट इज ही आपने लिखनी है, एज इट इज ही इसका क्वेश्चन आता होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनरल। मिनरल्स की डेफिनेशन में आपने 3 बातों का ध्यान रखना है। 3 बातें में कौन कौन सी बात आ जाती है। पहली बात आपने ये याद रखनी है, जो मिनरल है वो कुदरती तरीके से बनता है, नेचुरल तरीके से ऑकरिंग वाला सब्सटेंस है। दूसरी बात, जो मिनरल होता है, किसी भी मिनरल की हम बात करें, डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, अपनी अपनी स्ट्रक्चर होती है। हर एक मिनरल की अपनी खुद की एक फिजिकल स्ट्रक्चर होती है। तीसरी बात, आपने एग्जांपल में कुछ मिनरल्स के नाम याद रखने हैं, जैसे कोल, कोल मतलब कोयला, आयरन, पेट्रोलियम, मार्बल एक्सेप्ट्रा। ये सारे के सारे मिनरल्स हैं। एक्सेप्ट्रा मतलब जो लास्ट में हम आगे पूरे चैप्टर तक जितने भी मिनरल्स डिस्कस करेंगे वो सारे मिनरल्स की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता होता है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मिनरल। तो ये तीनों बात आपने लिखनी है। पहली, यहाँ भी नेचुरल तरीके से बनने वाला सब्सटेंस है। दूसरी, हर एक जो मिनरल है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है। तीसरी, आपने एग्जाम्पल बढ़िया तरीके से याद रखनी है। आई होप ये मिनरल्स की डेफिनेशन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरह समझ आ गई। अगली बात, मिनरल्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर आपने ध्यान रखना है। जैसे मेरी प्रॉपर्टीज क्या है, मैं कितना बड़ा हूँ, ठीक है, मेरी स्किन का कलर कैसा है, ये सारी मेरी प्रॉपर्टीज है। वैसे ही हर एक मिनरल्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो कौन डिसाइड करता है, जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, ये सारे की सारी मिनरल्स के ऊपर स्टडी करते हैं। जैसे टीचर टीचिंग के ऊपर स्टडी करके आपको पढ़ाता है, वैसे ही जियोलॉजिस्ट होते हैं, वो मिनरल्स के ऊपर स्टडी करने वाले पीपल्स होते हैं। क्लासिफिकेशन जो मिनरल्स की जाती है जियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग, वो कुछ चीजों के ऊपर की जाती है। जैसे कलर को देख के, कलर किसका, मिनरल का कौन सा कलर है, उसको वो वाला नाम दे दो। और अगला हार्डनेस, हार्डनेस को देखते हुए भाई उसको नाम दे दो, हाँ भी सबसे हार्डेस्ट कौन सा है, सबसे सॉफ्टेस्ट कौन सा है मिनरल, उसको उसकी नाम दे दो। डेंसिटी को देखते हुए मिनरल्स की कैटेगरी की है। और लस्टर मतलब, लस्टर का मतलब होता है चमक को देखते। कुछ मिनरल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा चमकीले होते हैं, कुछ मिनरल्स क्या होते हैं बहुत ज्यादा डल होते हैं, बिल्कुल चमकते नहीं है। तो उसको उसके हिसाब से क्लासीफाई किया गया है जियोलॉजिस्ट की तरफ से। यहाँ पर हमने ना 2 बातें डिस्कस की हैं अभी तक, मिनरल्स की डेफिनेशन और यहाँ पर प्रॉपर्टीज के बारे में देखा है। मिनरल्स की जो प्रॉपर्टीज है वो कैसे कैटेगराइज की गई है जियोलॉजिस्ट की तरफ से। अगली बात आपने नोट रखनी है। नोट क्या रखनी है, जो पिछली हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, ये वाली कलर, हार्डनेस, डेंसिटी और लस्टर को देखते हुए, ये जो प्रॉपर्टीज है ये क्यों बनी है, प्रॉपर्टीज इनकी ये प्रॉपर्टी क्यों है। मतलब कोई कलर किसी मिनरल का कलर फॉर एग्जाम्पल ब्लैक है, किसी मिनरल का कलर है व्हाइट है, तो उसका व्हाइट कलर क्यों आया भाई। और जो मिनरल ब्लैक है उसका ब्लैक कलर क्यों आया। अगर बोला जाए हार्डेस्ट है मिनरल तो हार्डेस्ट कैसे बना भाई। अगर बोला जाए सॉफ्टेस्ट है मिनरल तो भाई सॉफ्टेस्ट कैसे बना। तो उसके पीछे एक रीजन है, साइंटिफिक रीजन है, वो को क्या है, दीज प्रॉपर्टीज, ये जितनी भी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी है, ड्यू टू फॉर्म्ड अंदर, ये फॉर्मेशन हुई है अंडर डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन। फिजिकल और केमिकल कंडीशन धरती के नीचे उनको मिली और वैसे ही वो मिनरल बन गए। यहाँ पर आपने एग्जांपल यहाँ पर ये याद रखनी है, सबसे हार्डेस्ट अर्थ का मिनरल है डायमंड और सबसे सॉफ्टेस्ट है टाल्क, TALC। ये टाल्क क्यों बना भाई सबसे सॉफ्टेस्ट, और ये डायमंड क्यों बना सबसे हार्डेस्ट। ये फिजिकल और केमिकल कंडीशन डिसाइड करती है जो धरती के नीचे होती है। अब इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। बेसिकली जो मिनरल्स होते हैं ना, वो रॉक से बनते हैं, पत्थर से निकाले जाते हैं। आपने अभी के लिए इतना ही याद रखना है। वैसे तो पत्थर से नहीं बनते, बहुत सारे और भी मिनरल्स को पाए जाने वाले मिनरल्स जैसे बनते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से मिलते हैं मिनरल्स। बस यहाँ पर आपने ये याद रखना, हाँ भी मिनरल पत्थर से मिलते हैं, पत्थर से निकाले जाते हैं। एक धरती के अंदर पत्थर है, उसको बहुत ज्यादा गर्मी मिली, बहुत ज्यादा पक गया वो पत्थर, उससे एक सबसे हार्डेस्ट मिनरल निकाला जाता है, फॉर एग्जांपल डायमंड। समझ आ गया। और ये डिफरेंट फिजिकल और केमिकल कंडीशन, नीचे उसको इतनी गर्मी मिली वो बेचारा पक गया। अब एक मिनरल जो सबसे सॉफ्टेस्ट है अर्थ का टाल, एक पत्थर को इतनी ज्यादा नीचे गर्मी नहीं मिली, मतलब फिजिकल और केमिकल कंडीशन उनकी अलग मिली उसको, तो वो सबसे सॉफ्टेस्ट बन गया। इसको और भी अच्छे से याद रखने का तरीका, आप ना
मैगी बनाओ फॉर एग्जांपल, दो तरफ सेम ही मैगी रख दो और जो मैगी की बनने का क्राइटेरिया टाइम पीरियड कितना होता है, 2 मिनट हमको पता है। एक मैगी को सिर्फ 30 सेकंड के लिए पकाओ और एक मैगी को आपने क्या करना है, पूरे के पूरे 5 मिनट तक पका देना फॉर एग्जाम्पल। जो आप 30 सेकंड के लिए मैगी पकाओगे वो थोड़ी सी कच्ची बनेगी, मतलब वो क्या होगी, इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं बनेगी। और एक तरफ जिसको आपने फिजिकल और केमिकल कंडीशन इतनी ज्यादा दे दी, आपने उसको 5 मिनट तक पकाया, वो पक के अच्छी तरह तैयार हो जाती है। तो यही कारण होता है, फिजिकल और केमिकल कंडीशन किसी भी मिनरल्स की हार्डनेस, सॉफ्टनेस और भी बहुत सारी चीजों को डिसाइड करती है। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन के आते होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन, मिनरल्स की भाई डेफिनेशन बताओ, क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, हाँ भी जो जियोलॉजिस्ट है उन्होंने मिनरल्स को कैटेगराइज किस किस चीजों को आधार बना के किया है, तो ये सारे लिखने हैं। और तीसरी लास्ट बात, उनकी प्रॉपर्टीज चेंज की होती हैं, कई मिनरल्स की प्रॉपर्टी हार्डनेस होती है, कई मिनरल्स की प्रॉपर्टी सॉफ्टनेस होती है। तो फिजिकल और केमिकल कंडीशन ही डिसाइड करती है कि मिनरल हार्ड होएगा या मिनरल सॉफ्ट होएगा। आई होप कि व्हाट इज मिनरल वाली हेडिंग आपको तीनों के तीनों पॉइंट अच्छी तरह समझ आ गए और इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो चैप्टर को आगे करने से पहले ना मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, बीच में इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग माई नोट्स जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको बताया आपकी क्लास 10th की ना सारे चैप्टर क्या है, हेडिंग वाइज है, मतलब हम कोई भी चैप्टर उठा लेते हैं, मेरे नोट्स उसी ही पैटर्न में बने हुए हैं सारे के सारे चैप्टर्स के। जैसे हम फेडरलिज्म चैप्टर को उठाते हैं, फॉर एग्जाम्पल फेडरलिज्म चैप्टर में पहले एक हेडिंग आएगी, फिर दूसरी हेडिंग आएगी, फिर तीसरी हेडिंग आएगी, ऐसे ऐसे करते करते ये सारा का सारा चैप्टर हेडिंग वाइज चलता रहेगा। जैसे इसकी फर्स्ट हेडिंग है ये वाली, व्हाट इज फेडरलिज्म, तो इसी हेडिंग का ऑपरेशन करके मैंने नोट्स बनाए हैं ये वाले। ये कलरफुल नोट्स आपकी जिंदगी को कलरफुल कर देंगे अच्छे नंबर दिलवा के। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसी हेडिंग से रिलेटेड कौन से वेरी क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिए, और इसी हेडिंग से रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं, और इसी हेडिंग से रिलेटेड जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बनते हैं मैंने बीच में डाल दिए हैं। और आपने एक बात नोट की होगी, सारे के सारे क्वेश्चन विद हिंदी मैंने डाले हैं। क्या होता है, हमें कई बार हिंदी में कोई वर्ड का मतलब नहीं पता होता, तो हम वर्ड ढूंढने के चक्कर में हमारा सोशल मीडिया में कुछ मैसेज आता है तो हम उसमें ही खो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने हिंदी भी मेंशन कर दी है इंग्लिश के साथ, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है, यहाँ पर ना आपको इकट्ठे क्वेश्चन नहीं याद करने पड़ेंगे। बहुत सारी बुक्स है, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां पर क्या है सारे इकट्ठे क्वेश्चन होते हैं जिसको देख के ना हम डर जाते हैं, यहाँ पे इतने क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है, मेरे नोट्स। ऐसी एक हेडिंग खत्म होती है उसका ऑपरेशन से मैंने नोट्स बनाए हैं, नोट्स के बाद मैंने सारे के सारे क्वेश्चन वहां पर डाल दिए हैं विद हिंदी, जिससे क्या है आप हेडिंग वाइज हेडिंग चैप्टर कंप्लीट करते रहोगे और हेडिंग वाइज हेडिंग ही क्वेश्चन आंसर याद करते रहोगे। और ये वाले क्वेश्चन मैंने ऐसे नहीं डाले, ये वाले क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। और ये वाला सारा कंसेप्ट होने के बाद लास्ट में मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी डाल दिए हैं। एक चैप्टर में हमने हेडिंग वाइज हेडिंग ऑपरेशन भी कर लिया और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लिए और लास्ट में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कर लिए। इससे बाहर एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो इसको हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, बड़ा आसान है, लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसके ऊपर क्लिक करके आप कुछ इन्फॉर्मेशन देके आप आसानी से लिंक को एज ए पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हो। और यकीन मानो आपको ये नोट्स करने के बाद आपको कोई भी और बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत बातें होगी, चलो अब चैप्टर करते हैं। आगे चलते हम इस चैप्टर की सेकंड मेन हेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये वाली, जिसका नाम क्या रहने वाला है, मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स, या क्या है, वेयर आर दीज मिनरल फाउंड, मतलब ये मिनरल्स हमें कहाँ से मिलते हैं। इस हेडिंग में सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे। चलिए इस हेडिंग का करते हैं बढ़िया तरीके से ऑपरेशन। तो जैसे कि इस हेडिंग का नाम क्या है कि हमें जो मिनरल्स होते हैं, चाहे कोई भी मिनरल है, बहुत सारे मिनरल्स हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, डायमंड है, कोई भी है, वो हमें कैसे प्राप्त होते हैं, मिलते कैसे हैं। बेसिकली जो मिनरल्स होते हैं ना, वो हमें मिलते हैं रॉक से, पत्थर से निकाले जाते हैं। जैसे मैंने पीछे बोला था, एक टाइम के लिए आपने ऐसे ही याद रखना है। इस हेडिंग का मैं थोड़ा सा बेस बता देता हूँ। हाँ भी, पत्थर कहाँ से मिलते हैं, पत्थर कैसे बनते हैं। तो बेसिकली जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हो ना, पिक्चर में क्या है, ये वोल्केनिक ऑप्शन हो रहा है, मतलब ज्वालामुखी फट रहा है। तो बेसिकली ये जो लावा है ना, ये सारे के सारे मिनरल्स है, इसमें गोल्ड भी होएगा, सिल्वर भी होएगा, बहुत सारे और भी मिनरल्स जो आगे हम डिस्कस करेंगे। जैसे ही ये लावा धरती के बाहर आता है,
तो ये लावा जम जाता है तो क्या बन जाता है, पत्थर बन जाता है, रॉक बन जाता है और उस रॉक से ही मिनरल्स को निकाला जाता है। कौन निकालता है? जियोलॉजिस्ट, हम जो हमने पीछे पढ़े हैं। तो यही इस हेडिंग का बेस है। हम इस हेडिंग में पढ़ेंगे क्या, आपको पता ही चल गया कि मिनरल्स कैसे निकाले जाते हैं। तो इस हेडिंग की शुरुआत होती है आपकी टेक्स्ट बुक्स में ये वाली लाइन से, मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स। मिनरल्स ओर से प्राप्त होते हैं। हाँ, ये क्या कंफ्यूजन सर, अभी तो आपने बोला था मिनरल पत्थरों से बनते हैं, अभी आप बोल रहे हो कि ओर से मिलते हैं मिनरल्स। तो इसको पहले से समझो डायग्राम के थ्रू। बेसिकली जो मिनरल्स है ना वो पत्थर से बनते हैं चाहे ओर से बनते हैं। दो बातें आपने याद रखनी है। यहाँ पर मैंने आपको दो पत्थर शो कर रहा हूँ, दो रॉक्स है। फॉर एग्जाम्पल इसमें से ना आयरन निकलना है। तो सबसे बड़ा सवाल, हाँ भी सर ये आयरन निकलेगा कैसे, आयरन ही निकलेगा ये कैसे पता आपको? तो जो जियोलॉजिस्ट होते हैं ना उनके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो सारा पता लगवा लेते हैं हाँ भी इसमें कौन सी चीज निकलने वाली है। खैर वो तो अलग सी बातें हैं, आपने ये याद रखना है। अभी तक हमने क्या सीखा कि पत्थर से मिनरल्स निकलते हैं, ठीक है। अभी नया वर्ड आया था और मैं आपको समझाने जा रहा हूँ अब, ठीक है। यहाँ पर दो पत्थर है ना, फॉर एग्जाम्पल इस रॉक में ना 90% क्या है, इम्प्योरिटीज है, मतलब कोई भी हमें काम की चीज नहीं है। और 10% क्या है, यहाँ पर आयरन निकलेगा इसमें से, ठीक है। मतलब 90% जो हमारे काम की चीज नहीं है और इसमें क्या है 10% ही आयरन अवेलेबल है जो हमारी नीड्स को पूरा कर सकता है। तो 10% आयरन का हमें क्या करना, भी 90% तो इम्प्योरिटीज है। दूसरी रॉक पे ऊपर आते हैं। दूसरी रॉक में थोड़ा सा उल्टा है। उल्टा क्या है, यहाँ पर 90% क्या है, यहाँ पर मिनरल्स में आयरन पाया जाता है और 10% ही इम्प्योरिटीज है। मतलब यहाँ पर 90% है मिनरल्स, 90% कौन सा है, आयरन वाला मिनरल्स है। तो ये तब ना रोक नहीं कहलाई जाएगी, तब ये कहलाई जाएगी और। मतलब और से जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मिनरल्स पाया जाता है वो और से ही पाया जाता है, रोक से नहीं पाया जाता। रोक क्या होएगी, रोक तो सिंपल जिसमें बहुत सारी परसेंटेज इम्प्योरिटीज होती है और एक कम परसेंटेज में जो मिनरल्स पाया जाता है। यहाँ पर और में उल्टा है, और में क्या होता है, बेसिकली ज्यादा मिनरल ही पाया जाता है। तो ये फर्क होता है रॉक में और में। और बोला जा सकता है इज द परफेक्ट एग्जाम्पल, यहाँ पर हम प्राप्त कर सकते हैं प्योर मिनरल्स को। आई होप ये आपको बेसिक समझ आ गया। तो आगे हम डिस्कस करते हैं मेन कंसेप्ट। भाई ये बहुत ज़्यादा डाटा है इस चैप्टर में, तो बेसिकली मैं कोशिश करूंगा आपको आसान से आसान लैंग्वेज में आपको ये डाटा अच्छी तरह क्रैम करवा दूं। तो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिनरल्स जो जर्नली ऑकर होते हैं, पाए जाते हैं, 5 फॉर्म में पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक्स। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि मिनरल्स कौन कौन सी रॉक से हम प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से भी मिनरल पाए जाते हैं, समझाऊंगा कैसे। दूसरा, डिकम्पोज रॉक से भी मिनरल्स को पाया जा सकता है, समझाऊंगा। अगला है एलुवियल डिपॉजिट से भी मिनरल्स को पाया जाता है। फोर्थ है सेडिमेंट्री रॉक से भी मिनरल्स को पाया जाता है भाई। और दूसरा, एरिड रीजन में जो बंजर रीजन होते हैं वहां पर भी मिनरल्स को पाया जाता है। हम आगे क्या डिस्कस करने वाले हैं एक एक के बारे में, और आगे हम और भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ से कौन से टाइप का मिनरल पाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से मैं आपको समझाऊंगा कैसे मिनरल पाए जाते हैं, और याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से मिनरल यहाँ से पाए जाते हैं। भाई ये दो तरह के क्वेश्चन यहाँ से बनते होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करती है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में कैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर जो मिनरल्स होते हैं ना, जो पत्थर से बनते हैं, पत्थर से पाए जाते हैं, ठीक है। मिनरल जो होते हैं ना फिल होते हैं क्रैक्स में होते हैं, और जो स्मॉलर क्रैक होता है उसको वेन बोला जाता है, और जो लार्जर क्रैक होता है उसको लोर्स बोला जाता है। मेरे को पक्का पक्का विश्वास है आपको बिल्कुल समझ नहीं आई। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। ये है डायग्राम, ये है मेटामॉर्फिक या इग्नियस रॉक है, मतलब पत्थर है एक ऐसे समझ लो। तो बेसिकली जैसे आप देख रहे हो ना, यहाँ पर एक छोटा सा क्रैक है और एक बड़ा क्रैक है एज कंपेयर। तो इस छोटे वाले क्रैक को बोला जाता है वेन और बड़े वाले क्रैक को बोला जाता है लोड। और इस पत्थर से निकाला जाएगा, क्रैक से मिनरल निकाला जाएगा, जिसको क्या बोला जाएगा, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से क्रैक्स के जरिए पत्थर से क्या निकाला जाता है, मिनरल्स निकाला जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली कौन
कौन से मिनरल्स को निकाला जाता है, जैसे टिन को निकाला जाता है, कॉपर यहाँ से मिलता है और जिंक मिलता है और लेड मिलता है एक्सेट्रा। सारे के सारे नोट्स में मैं बढ़िया तरीके से दे दूंगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पर इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से क्वेश्चन बनता होता है भाई, क्रैक्स के रूप में कौन कहाँ से मिलता है, तो इग्नियस और मेटामॉर्फिक से। और कौन कौन से ये मिलते हैं मिनरल्स, तो सारे आपने याद रखने हैं। और छोटे क्रैक को क्या बोला जाता है, वेन, जैसे हमारी बहुत सारी वेन्स होती हैं शरीर में, तो नाड़ियाँ जैसे बोलते हैं। और जो बड़ी नाड़ी है, ऐसे याद रख लो, लोड्स होता है जिसपे सबसे ज़्यादा लोड पड़ता है, ऐसे याद रख लो, वहाँ पर लार्ज क्वांटिटी में मिनरल्स को पाया जाता है। आई होप ये इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक का आपको अच्छी तरह समझ आ गया। दूसरी बात करते हैं, डीकम्पोज रॉक से भी मिनरल पाया जाता है। अब डीकम्पोज का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग की बॉडी को अगर दफनाया जाता है तो उसमें बहुत सारी स्किन होती है, आपको पता ही है। कुछ देर के बाद क्या होता है, जो हमारी स्किन होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा जाते हैं और जो हड्डियां बन जाती है वो है डीकम्पोज बॉडी हमारी, जो सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन बच गया। तो वैसे ही रॉक्स के ऊपर जितने भी पत्थर टाइप मोटा मोटा लेयर होती है, वो पानी के जरिए उसके इतना पानी पड़ता जाता है, इतना पानी पड़ता जाता है, तो वो डीकम्पोज हो जाती है। डीकम्पोज हो जाती है, उसमें सिर्फ मिनरल ही बच जाता है, तो वहां से भी मिनरल्स को पाया जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या याद रखनी है, जो सोल्यूबल पार्ट होता है, जो घुलने वाला पार्ट है, वो सारा का सारा खुर जाता है, सारा का सारा पानी बहा के ले जाता है, ऐसे याद रख लो, वॉश अवे हो जाता है। और लास्ट में क्या रह जाता है, लीव ओनली वन रिच मिनरल, कोई भी मिनरल रह सकता है, उसको क्या बोला जाता है, डीकम्पोज रॉक से मिनरल प्राप्त हुआ है। इसकी आपने एक एग्जांपल याद रखनी है, बक्साइट। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है इन बिटवीन, डीकम्पोज रॉक से कौन सा मिनरल पाया जाता है, तो बक्साइट। इसकी पिक्चर भी दिखा देता हूँ। जैसे ये सिंपल रॉक है, इसके ऊपर बहुत सारा पानी पड़ जाएगा तो ये डीकम्पोज होके ये बन जाएगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ मिनरल ही रह गया। कोई भी रॉक का मटेरियल जो सोल्यूबल थे वो सारे सारे निकल गए, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्योर मिनरल ही पाया जाएगा, जिसको और भी प्योर करके लोग क्या करते हैं, बेचते हैं या कोई भी और बिजनेस चलाते हैं। ठीक है, आई होप ये इग्नियस और डीकम्पोज रॉक्स वाला भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद बात करते हैं एलुवियल डिपॉजिट्स से भी मिनरल्स को पाया जाता है। पहले मैं उसकी डेफिनेशन समझा देता हूँ, फिर मैं आपको बढ़िया तरीके से डायग्राम से समझाऊंगा। जो मिनरल्स पाए जाते हैं ना इसमें, वो रिवर सैंड वाटर के थ्रू पाए जाते हैं, जो किसके द्वारा कैरी किए जाते हैं, वाटर द्वारा कैरी किए जाते हैं। और ये कहाँ से कैरी किए जाते हैं, हिल और माउंटेन से कैरी किए जाते हैं। मेरे को पक्का विश्वास है आपको बिल्कुल समझ नहीं आई। तो ये डायग्राम देखो, जैसे डायग्राम में क्या है, जैसे आपने कोई झरना देखा है ना, तो उसी को आपने बेस लग के ये कंसेप्ट को समझना है। तो बेसिकली क्या है, ऊपर से झरना बह रहा है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ना फॉर एग्जांपल कुछ मिनरल्स पाए जाएंगे, वो आगे बताऊंगा कौन से मिनरल यहाँ से निकाले जाते हैं। तो क्या होता है, झरना अपने साथ यहाँ पर प्रेशर डाल डाल के कुछ मिनरल्स को इकट्ठा करता रहता है नीचे, ठीक है। अब जो इकट्ठे मिनरल्स हैं कुदरती तौर पर जो इकट्ठे हुए हैं, तो बेसिकली इसको कलेक्ट करके मिनरल्स को निकाला जाता है, ये जो ऊपर से बह के आए हैं। आई होप कि आपको डायग्राम अच्छी तरह समझ आ गई। अब यहाँ पर लिखा है ना, जो वाटर कैरी करता है हिल से, तो नीचे जाके ये फुट पे जमा हो जाता है। इसमें आपने कुछ मिनरल्स याद रखने हैं, जो एलोवियल डिपॉजिट से इकट्ठे होते हैं हिल के फुट के नीचे। जो है गोल्ड, गोल्ड भी पाया जाता है, सिल्वर भी और प्लेटिनम भी यहाँ से पाया जाता है, मतलब महंगे महंगे मिनरल्स पाए जाते हैं ना। यहाँ पर आपको वीडियो भी दिखाता हूँ, यहाँ पर इंसान भी निकालते हैं गोल्ड, कैसे निकालते हैं पहले ये वीडियो देख लो। आई होप ये वीडियो देख के थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि क्या निकाला जाता है, गोल्ड कैसे निकाला जाता है। जैसे झरने के नीचे कुछ इंस्ट्रूमेंट रख देते हैं, बाद में मिट्टी जमती रहती है और लास्ट में गोल्ड को प्राप्त किया जाता है। इसको बोला जाता है एलुवियल डिपॉजिट बोला जाता है। आई होप ये तीनों के तीन आपको अच्छी तरह समझ आ गए, जहां से मिनरल्स को पाया जाता है। दूसरा है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक से भी मिनरल्स को निकाला जाता है, जो इसका फोर्थ तरीका है। तो यहाँ पर बेसिकली डेफिनेशन क्या है इसकी, जो मिनरल ऑक्यर होते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, वो बेड से और लेयर से पाए जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की। नहीं समझ आया, पिक्चर देखो।
ये है सेडिमेंट्री रॉक्स। यहाँ पर जो मिनरल मैंने क्या बोला है, बेड या लेयर, लेयर बनी हुई ना, यहाँ से भी कुछ लेयर में मिनरल्स को पाया जाएगा, कुछ भी मिनरल्स को, और यहाँ पर मिनरल्स को पाया जाएगा। मतलब यहाँ से लेयर के रूप में मिनरल्स को पाया जाता है जो लेयर्स में दबे होते हैं। आई होप ये डायग्राम समझ आ गई। एग्जाम्पल में आपने याद रखना है कोल, कोल मतलब कोयला भी यहाँ से सेडिमेंट्री रॉक से प्राप्त होता है जो लेयर्स में बनता है। लास्ट में डिस्कस करते हैं एरिड रीजन, मतलब जो सूखा बंजर वाला होता है। ये आपने देखा ही होगा, जैसे बंजर इलाके में कोई भी नदी है आसपास या पानी जमा हो गया तो धूप के जरिए क्या होता है, पानी इवेपोरेट हो जाता है और नीचे मिनरल रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर साल्ट भी पैदा किया जा सकता है। तो डेफिनेशन क्या है, मिनरल फाउंड होता है इवेपोरेशन के जरिए फाउंड होता है यहाँ पर। जो मतलब क्या होता है, धूप की किरणें पड़ती हैं और बाद में वो उड़ जाती हैं, जो पानी पानी होता है जो नीचे मिनरल रह जाता है। एग्जाम्पल में याद रखना है, जैसे साल्ट पहले बताया था, जिप्सम, पोटाश और सोडियम साल्ट भी यहाँ पर पाया जाता है। आई होप ये पांचों के पांचों टाइप्स आपको अच्छी तरह समझ आ गए, पांच के पांच फॉर्म्स आपको अच्छी तरह समझ आ गए जहां से मिनरल को पाया जाता है। एग्जाम में या तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि जनरली ओकर कहाँ से होता है मिनरल, तो वो आपने बताना है, या आपको अलग अलग पांचों में से एक क्वेश्चन बनेगा। और इसमें आपने एक बात का याद रखना है, मान लो फॉर एग्जांपल आया आपको इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स की एग्जांपल दो, तो वही देनी है भाई जो लिखी हुई है, जैसे टिन कॉपर जो लेड लिखाया था मैंने। तो ये बातों का आपने बिल्कुल ध्यान से ध्यान रखना है। वैसे भी आपको नोट्स में बनी बनाई खीर मिलेगी विद पिक्चर के साथ, आपको बढ़िया तरीके से आसानी से समझ आ जाएगा। इसके बाद आगे चलते ही ये केस स्टडी है, आपको आपको एग्जाम में आ सकता है, जिसका नाम क्या है, रैट होल माइनिंग। तो बेसिकली इस केस स्टडीज के ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, रैट होल माइनिंग कहाँ पर होती है और इसका मतलब क्या होता है। तो जैसा इसका नाम है ना, वैसे ही आपने याद रखना है। रैट होल मतलब जैसे रैट क्या करता है, जो चूहा होता है वो होल ऐसे लंबे तरीके से, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो वैसे होल कर कर के नीचे जाता है ना, तो वैसे ही एक जगह भी आके डिस्कस करेंगे। तो जहाँ पर लोग क्या करते थे, रैट की तरह होल बना के पत्थर को माइनिंग करते थे और वहां से मिनरल्स को निकालते थे। तो यहाँ पर लोग क्या करते थे, एक्सट्रैक्ट करते थे, निकालते थे मिनरल्स को। कौन निकालते थे भाई, ट्राइबल एरिया के लोग, जो जंगलों में रहने वाले ट्राइबल्स एरिया वाले लोग होते हैं ना। तो ये बात है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो ट्राइबल ग्रुप थे वो एक्सट्रैक्ट करते थे। एग्जाम्पल में कुछ आपने याद रखना है, जैसे मेघालय नॉर्थ ईस्ट स्टेट की एक बता दी, जिसमें वो क्या क्या एक्सट्रैक्ट करते थे, क्या क्या निकालते थे रैट होल माइनिंग के जरिए। वो कोल कोयला निकालते थे, आयरन और आयरन की ओर निकालते थे, जहां से आयरन को प्योरली करते थे वो, ठीक है, लाइमस्टोन एक्सेट्रा, ये सारी मिनरल्स को निकाल के बेचते थे। पर लास्ट में क्या देखा गया, इसके चक्कर में ना बहुत सारे लोगों की मौत हो गई। कैसे कि जो रैट की तरह होल करते थे ना, वो क्या करते थे, लालच की वजह से ना ज्यादा ही नीचे चले जाते थे, जिससे वो दब जाते थे, जिसकी उनकी डेथ हो जाती थी। तो एक अपने संस्था का नाम याद रखना है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जो, उसने डिक्लेयर कर दिया इसको इलीगल कर दिया, किसको, रैट होल माइनिंग को, ताकि आगे आने वाले समय में ये रैट होल माइनिंग से किसी की मौत ना हो सके। आई होप ये रैट होल माइनिंग का आपको अच्छी तरह समझ आ गया। इसमें से आपको अगर क्वेश्चन आता है तो वैसे भी मैं नोट्स में सारे दे दूंगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आपने एक बात नोट रखनी है कि इंडिया में जो मिनरल्स होते हैं ना, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि एक जगह पर जो मिनरल्स मिल गया वैसे ही उतनी ही क्वांटिटी में, फॉर एग्जांपल पंजाब से अगर 1 किलो मिनरल मिल गया फॉर एग्जांपल, और हरियाणा गुजरात राजस्थान सभी से 1 किलो ही मिलेगा, नहीं मिलेगा, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आगे हम ये कंसेप्ट एग्जाम में आता होता है कि बताओ कैसे इंडिया में अनइवनली मिनरल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो इसमें ना आपने कुछ पॉइंट्स के जरिए, हेडिंग के जरिए क्वेश्चन लिखना है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं डेक्कन, इंडिया के डेक्कन वाले एरिया में कौन कौन से मिनरल्स हैं, ये मैं आपको मैप के जरिए भी दिखाऊंगा। अगला बात करते हैं राजस्थान में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। अगले बात करते हैं कि इंडिया के नॉर्थ वाले पार्ट में कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं। और इंडिया के अगला है वेस्ट और ईस्टर्न स्टेट्स में कौन कौन से टाइप के मिनरल पाए जाते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं डेक्कन। कुछ एरिया को डेक्कन एरिया बोला जाता है इंडिया के। पहले मैप देख लो, जैसे आप मैप में देख रहे हो ना, ये वाला एरिया क्या कहलाता है, डेक्कन प्लेट्यू, मतलब डेक्कन वाला एरिया कहलाता है। सारे डेक्कन के पार्ट्स, इसमें ये सारे सारे पार्ट्स आ जाएंगे। हमने बेसिकली इतनी डीपली नहीं जाना, इतनी स्टेट्स नहीं देखनी। तो इस डेक्कन से भी बहुत सारे मिनरल मिलते हैं। यहाँ पर कौन कौन से मिनरल्स को निकाला जाता है, जैसे
कोल हो गया, मेटालिक, नॉन मेटालिक, ये आगे सारी बातें बताऊंगा। हाँ भाई, मेटालिक क्या होता है, नॉन मेटालिक क्या होता है, इसको एक बार होल्ड रखो। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, शॉर्ट अगर आता है, वेरी शॉर्ट, डेक्कन इंडिया प्लेस में से कौन कौन से मिनरल्स को निकाला जाता है, एज इट इज ही वैसे ही याद रखना है। इसलिए मैंने बोला था इस चैप्टर में डेटा बहुत ज्यादा है, तो आपको मेहनत करके ये डेटा याद रखना पड़ेगा। बाकी सारा कंसेप्ट मेरे नोट्स में, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसके बाद राजस्थान में बहुत सारे नॉन फेरस मिनरल्स पाए जाते हैं। अभी नॉन फेरस क्या होता है, ये आगे सारी बातें डिस्कस करेंगे, एक बार इसको होल्ड रख लो क्योंकि ये अपने आप में एक कंसेप्ट है। उसके बाद बात करते हैं इंडिया के नॉर्थ वाले पार्ट्स में कौन कौन से मिनरल्स को निकाला जाता है। जिप्सम, कॉपर और मार्बल वगैरह यहाँ से निकाले जाते हैं। उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट है, वेस्ट ईस्टर्न इंडिया में कौन कौन से मिनरल्स को निकाला जाता है। तो यहाँ पर जैसे पेट्रोलियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसमें कुछ स्टेट याद रखनी है, बस इसकी स्टेट याद रखनी है, जैसे गुजरात हो गया, असम के एरियाज हो गए। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया। यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनता होता है, हाँ भाई इंडिया में मिनरल्स अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको क्या करो, एक्सप्लेन करो। तो ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं हेडिंग बना के। या आपको पर्टिकुलर एक एक का आ सकता है, हाँ भाई डेक्कन में कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, राजस्थान में कौन से पाए जाते हैं, नदर्न इंडिया में कौन से पाए जाते हैं, वेस्ट ईस्टर्न इंडिया में कौन से पाए जाते हैं। आई होप ये सारा का सारा कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग बहुत सारे मिनरल्स, जैसे मैंने बोला है ना, मेटालिक, नॉन मेटालिक, फेरस, नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं, उसकी डिटेल को डिस्कस करते हैं। पर उससे पहले हम ये वाला बॉक्स डिस्कस कर लेते हैं जो पीछे रह गया था, जो मैंने जानबूझ के छोड़ा था। छोड़ा इसीलिए था जानबूझ के, ताकि मैं मिनरल्स जितने भी आगे करूंगा उसकी ना हम क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं पहले, कि हाँ भी मिनरल्स कौन से मिनरल्स का क्या क्या नाम दिया गया है। और बेसिकली यहाँ पर जो लिखा है ना, मिनरल्स को 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहला है मेटालिक, उसके बाद मिनरल्स कौन से होते हैं, सेकंड नंबर वाले नॉन मेटालिक मिनरल, और लास्ट वन इज एनर्जी मिनरल्स। लास्ट से स्टार्ट करते हैं। एनर्जी मिनरल्स वो होते हैं जो ह्यूमन बीइंग को एनर्जी देने में हेल्प करते हैं, जैसे कोल। कोल से बहुत सारे हम यूजेस लेते हैं जिससे हमें एनर्जी मिलती है। पेट्रोलियम आपको पता ही है, हमारे कार्स वगैरह में बहुत सारा यूज होता है। नेचुरल गैसेस, इस तीनों के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एनर्जी मिनरल समझ आ गए, जिससे ह्यूमन बीइंग को एनर्जी प्राप्त होती है। उसके बाद बात करते हैं इकट्ठा ही मेटालिक और नॉन मेटालिक। मेटालिक मिनरल वो होती हैं जिसमें कुछ ना कुछ मेटल्स होती हैं, और नॉन मेटालिक मिनरल क्या होते हैं जिसमें कोई मेटल नहीं होती। नॉन लगा ना, तो नॉन का मतलब क्या होता है, जहाँ पर कोई भी मेटल नहीं पाई जाती। सबसे पहले नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक में जैसे मीका, साल्ट वगैरह हो गया, पोटाश, सल्फर, ये सारे के सारे जितने भी एक्सेप्टर हैं, ये सारे के सारे डिस्कस करेंगे कहाँ से पाए जाते हैं, इंडिया में कौन सी जगह पे कौन सा मिनरल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और किस मिनरल्स की क्या क्या खासियत है, ये सारा डिस्कस करेंगे। एनर्जी हो गया, मिनरल्स हो गया, नॉन मेटालिक मिनरल हो गया। और अब बात करते हैं मेटालिक। मेटालिक जो मिनरल होते हैं ना, उसको 3 फर्दर क्लासिफिकेशन आगे बांटा गया है। पहला है फेरस, दूसरा है नॉन फेरस, और तीसरा है प्रीशियस। मतलब मेटालिक मिनरल वो होते हैं जिसमें कोई ना कोई मेटल होता है। अगर ऐसे समझ लो किसी के सर पे मारा जाए ना मेटल, तो उसका सर फट जाएगा, ठीक है, इतने ज्यादा वो भारी होते हैं। और नॉन मेटालिक में देखो यहाँ पर साल्ट लिखा है ना, तो साल्ट में क्या है, हल्का होता है, किसी के सर पे भी मारोगे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसे याद रख लो। तो मेटालिक आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं ये वाले। फेरस मिनरल कौन से होते हैं, जिसमें होता है भाई लोहा, यहाँ पर लिखा है ना कंटेन आयरन। जिस मिनरल्स में लोहा पाया जाता है उसको फेरस मिनरल बोलते हैं। जैसे आयरन, आयरन में तो लोहा होएगा ही होएगा। मैग्नीज हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सारे के सारे डिस्कस करेंगे भाई। इसमें क्या होता है, लोहा पाया जाता है। और दूसरा नॉन फेरस, फेरस के आगे नॉन लग गया तो यहाँ पर क्या आएगा, जहां पर लोहा नहीं पाया जाता, आयरन नहीं होता। यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, डिफरेंट बिटवीन फेरस और नॉन फेरस। इसमें बताना है आपने, फेरस में होता है लोहा और नॉन फेरस में लोहा नहीं होता। एग्जाम्पल कॉपर, मतलब तांबा, तांबे में तो लोहा होता ही नहीं है। लेड, टिन, बक्साइड, ये सारे के सारे नॉन फेरस में आते हैं। एंड लास्ट वन इज ए प्रीशियस मिनरल। कुछ प्रीशियस मिनरल होते हैं जो फेरस और नॉन फेरस से हटके होते हैं, जैसे गोल्ड बड़ा ज़्यादा महंगा है, सिल्वर बड़ा ज़्यादा महंगा होता है, प्लेटिनम एज कम्पेयर सभी से महंगा होता है। आई होप ये सारी की सारी क्लासिफिकेशन आपको अच्छी तरह समझ आ गई। जैसे मिनरल्स 3 तरह के होते हैं, मेटल, नॉन मेटालिक एंड एनर्जी मिनरल। और मेटालिक भी 3 तरह के होते हैं, फेरस, नॉन फेरस और प्रीशियस। वो ये सारा का सारा डाटा आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब पता चल गया फेरस नॉन फेरस जो मैंने पेंडिंग बोला था भाई, ठीक है। तो बेटा इस बॉक्स के बाद आगे हम ना अगली मेन हेडिंग स्टार्ट करने जा रही हैं, जिसका नाम क्या होता है, फेरस मिनरल। इसका करते हैं बढ़िया तरीके से ऑपरेशन। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर कवर होंगे मैं साथ साथ बता
बताता जाऊँगा। तो फेरस मिनरल कौन-कौन से मिनरल्स होते हैं? ऐसे मेटालिक मिनरल होते हैं, मेटालिक की कैटेगरी में आते हैं ना फेरस, नॉन फेरस और प्रीशियस मिनरल। तो बेसिकली फेरस मिनरल कौन से होते हैं? जिसमें होता है आयरन। यहाँ पर लिखा है ना कि कंटेन आयरन, मतलब यहाँ पर फेरस मिनरल्स में आयरन पाया जाता है। यहाँ तक समझ आ गई? तो यहाँ से एक क्वेश्चन क्या बनता होता है, हाँ भी बताओ फेरस मिनरल्स की डेफिनेशन क्या होती है जिसमें आयरन होता है। तो फेरस मिनरल जो होते हैं ना उसके बारे में एक आपने इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखना है इंडिया को लेके। जो फेरस मिनरल्स होते हैं ना वो थर्ड फोर्थ मतलब 75% होते हैं। जितने भी मेटेलिक मिनरल्स निकलते हैं इंडिया में, जितने भी मेटेलिक मिनरल्स निकलते हैं इंडिया में, उसका थर्ड फोर्थ मतलब 75% कौन से मिनरल्स होते हैं? फेरस मिनरल होते हैं। और फोर्थ वाली लाइन समझ आ गई? और जितनी भी यहाँ पर मैं लाइंस बोलूँगा ना कोई क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स में या उससे पहले आया हुआ है। बस इसको पूरा ध्यान से आपने सुनते जाना है, ठीक है? आगे बात करते हैं फेरस मिनरल्स की। जो फेरस मिनरल होते हैं ना, वो इंडस्ट्रीज़ बेस्ड मिनरल्स होते हैं। मतलब इंडस्ट्रीज़ को बिल्ड करने में इंडस्ट्रीज़ की बैकबोन होते हैं। मतलब फेरस मिनरल जो जिसमें मेटल होती है, आयरन होती है बेसिकली। जैसे आप देखते हो ना कि आयरन जो लोहे का यूज़ हर एक चीज़ में आजकल होता है। कार से लेके एक छोटी-सी सुई तक भी लोहे का यूज़ होता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो क्या होते हैं आयरन बेस्ड होते हैं। तो ये इंडस्ट्रीज़ की बैकबोन होते हैं। अगली आपने एग्ज़ाम्पल याद रखनी है, हम फेरस मिनरल्स में बहुत सारे होते हैं भाई। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हमने 2 फेरस मिनरल्स के बारे में पढ़ना है अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक्स। पहला है आयरन ओर और दूसरा है मैग्नीज़, ठीक है? सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं आयरन ओर के बारे में। ओर मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स पाया जाता है उस रॉक को ओर बोलते हैं, ठीक है? तो आयरन ओर क्या होगी? जहाँ से आयरन को प्राप्त किया जाता है। तो आयरन ओर के बारे में ना 2 कांसेप्ट करेंगे हम डिस्कस। एक तो आयरन ओर कौन-कौन सी ओर से पाया जाता है? हाँ भी कुछ ओर्स होती हैं, कुछ पत्थर होते हैं जहाँ से आयरन को निकाला जाता है। तो पहले हम नाम पढ़ेंगे और दूसरे कांसेप्ट में देखेंगे प्लेसेस। मतलब आयरन ओर्स को इंडिया की कौन-कौन सी स्टेट में, कौन-कौन सी प्लेसेस में निकाला जाता है। तो आयरन ओर के कांसेप्ट को 2 फेजेज़ में करेंगे। अब सबसे पहले कर लेते हैं, जो आयरन ओर होता है वो निकलता कौन-कौन सी ओर से है? आयरन ओर की 2 मेन ओर है अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक्स। एक है मैग्नेटाइट और एक है हेमेटाइट। ये क्या है? आयरन गिविंग ओर है, जहाँ से आयरन को निकाला जाता है वो मैग्नेटाइट है और हेमेटाइट है। एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे आपको, या तो मैग्नेटाइट के बारे में आएगा या आपको हेमेटाइट के बारे में आएगा। जितनी डिटेल मैं बताऊंगा उतनी ही आपने याद रखनी है, सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है? तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मैग्नेटाइट ओर, जहाँ से आयरन को निकाला जाता है। मैग्नेटाइट ओर होती है ना, वहाँ से रिच आयरन ओर मिलती है। मतलब वहाँ से अगर बोला जाए कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया आपको सबसे ज़्यादा लोहा कौन-सी ओर से मिलता है, तो वो है मैग्नेटाइट। कितने परसेंट तक होता है? 70% तक लोहा यहाँ से प्राप्त होता है। और यहाँ से प्राप्त हुए लोहे की एक खासियत ये है, इसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म के तत्व पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है, जो मैग्नेट होता है ना, अगर उसको बनाना होगा तो मैग्नेटाइट ओर से बेस्ट मैग्नेट को तैयार किया जा सकता है। याद रखने का तरीका, एम से ही मैग्नेट होता है और एम से ही मैग्नेटाइट ओर जो है उसका नाम है, ऐसे याद रख लो, ठीक है? तो जो मैग्नेटाइट ओर होती है ना, इसका सबसे ज़्यादा कौन सी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, वो है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़। आपको यहाँ से ना 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछ सकते हैं, हाँ भाई जो मैग्नेटाइट है कितने परसेंट तक लोहा यहाँ से निकलता है? तो 70% सबसे ज़्यादा। और यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म के यहाँ पर इसमें क्या होते हैं? तत्व होते हैं। और बेसिकली जो मैग्नेटाइट ओर से निकलने वाला लोहा है वो कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा यूज़ में लेती है? वो होता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़। आई होप ये मैग्नेटाइट के कंसेप्ट के बारे में आपको अच्छी तरह समझ आ गया, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद बात करते हैं हेमेटाइट। हेमेटाइट होता है ना, वो मेनली आयरन ओर यूज़ होती है इंडिया में। मतलब मैग्नेटाइट तो एक क्लासिकल है ना, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है, वो तो कम प्राप्त होता है। तो बेसिकली इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन-सी ओर से लोहा निकाला जाता है? वो है हेमेटाइट। हेमेटाइट में इतने ज़्यादा परसेंटेज बढ़िया नहीं होती एज़ कम्पेयर टू मैग्नेटाइट। हेमेटाइट में परसेंटेज याद रखनी है, 50 से लेके 60% तक यहाँ से लोहे को निकाला जा सकता है। और जैसे हमने पिछली इंडस्ट्रीज़ पढ़ी थी, कौन सी मैग्नेटाइट की कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा यूज़ होती है? वो थी इलेक्ट्रॉनिक।
और हेमेटाइट की कौन सी है, आयरन इंडस्ट्रीज। जो लोहे की इंडस्ट्रीज होती है ना, लोहे का सामान बनाती हैं, कोई भी लोहे का सामान, तो वो कौन सा लोहा यूज करती है, हेमेटाइट। इसको याद रखने का तरीका, हेमेटाइट ना हेमा मालिनी से याद रख लो, हेमा मालिनी सबसे ज्यादा चलती थी ना हीरोइन, तो बेसिकली हेमेटाइट जो है वो सबसे ज्यादा इंडिया में यूज होता है आयरन ओर के लिए, 50 से 60% तक यूज होता है, और वो आयरन इंडस्ट्रीज के लिए यूज होता है। ठीक है, आयरन मतलब ऐसे याद रखो, दूसरा भी तरीका है, हेमा मालिनी थी, उसके पास आयरन थी जिससे वो कपड़े प्रेस करती थी। आई होप ये बेसिक कंसेप्ट आयरन ओर के बारे में आपको अच्छी तरह समझ आ गया। आयरन ओर किन दो ओर से निकाला जाता है, ये दोनों नाम याद रखने हैं, मैग्नेटाइट और हेमाटाइट, और सारी की सारी आपने डिटेल याद रखनी है। आगे चलते मैंने बोला था ना कि कौन कौन सी ओर से निकाला जाता है, स्थान प्लेसेस याद रखेंगे, पर उससे पहले ये पिक्चर देख लो आप, ये पिक्चर आपके टेक्स्ट बुक्स में ही गिवन है। यहाँ पर आपको शो किया गया है कि आयरन ओर की माइनिंग कैसे होती है, ये प्लेस देख लो, आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। अभी ये आपको फोटो दिखा दी जाएगी, पूछा रहेगा बताओ ये क्या है, तो ये आयरन ओर मतलब जहाँ से आयरन की माइनिंग की जाती है, आयरन निकाला जाता है, आयरन की ओर से निकाली जाती है, बाद में उससे आयरन निकाला जाता है। ये है उसकी पिक्चर। स्थान में आपने मेन हेडिंग क्या याद रखनी है, मेजर आयरन और बेल्ट्स इन इंडिया। यहाँ पर एक छोटा सा नया वर्ड आया है, बेल्ट्स। बेल्ट्स वो वाली बेल्ट्स नहीं जो हम पैंट में डालते हैं, बेल्ट यहाँ पर क्या होएगा, प्लेसेस के बारे में होएगा। जैसे मैं बोलूँ पंजाब में आयरन निकाला जाता है, तो मैं पंजाब में आयरन निकाला जाता है ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा पंजाब बेल्ट, मतलब पंजाब से प्राप्त होने वाले, पंजाब प्लेस से प्राप्त होने वाले आयरन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेल्ट का मतलब प्लेसेस। तो आपने बेसिकली 4 बेल्ट से याद रखनी है, अजीब अजीब से नाम होंगे भाई, एज इट इज ही आपने याद रखने पड़ेंगे, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। बस एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छा समझ आ जाएगा। पहली बेल्ट है उड़ीसा झारखंड बेल्ट, ये तो आसान है ना, उड़ीसा और झारखंड के नाम से ही है बेल्ट, मतलब उड़ीसा और झारखंड से कौन कौन से मिनरल्स को निकाला जाएगा ये आगे डिस्कस करेंगे। अगली बेल्ट का नाम है दुर्ग बस्तर चंद्रापुर बेल्ट। उसके बाद अजीब सा नाम है जो थर्ड वाला, जो क्या है, बेल्लेलारी चित्रदुर्गा चिकमंगलुरु तुमकुर बेल्ट। जो है लास्ट वाली बेल्ट जो है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, उड़ीसा झारखंड बेल्ट। तो बेसिकली इसके बारे में कुछ फैक्चुअल डिटेल याद आपने रखनी है। ये वाली जो बेल्ट है ना, ये इंडिया के टॉप प्रोड्यूसर आयरन ओर बेल्ट है। मतलब आपको क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी बेल्ट है, उसका नाम बताओ जहां से टॉप क्लास मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में आयरन और प्रोड्यूस किया जाता है, वो है उड़ीसा और झारखंड बेल्ट के बारे में। ठीक है, एग्जाम्पल में आपने कुछ एग्जाम्पल याद रखनी है। यहाँ से हाई ग्रेड हेमेटाइट और निकाला जाता है। हेमेटाइट क्या होता है मैंने पीछे बता दिया। कहाँ से, उड़ीसा झारखंड बेल्ट से हेमेटाइट आयरन और निकाला जाता है हाई ग्रेड का। जो कहाँ पर निकाला जाता है, 3 प्लेसेस आपने याद रखनी है, बादाम पहाड़ ऐसे याद रखना पड़ेगा, मयूरभंज एंड कयोंझर। तो ये बेसिकली अजीब अजीब से नाम मैंने पहले ही बोल दिए थे, ये तीनों नाम आपने याद रखने हैं। यहाँ से क्या किया जाता है, उड़ीसा झारखंड बेल्ट में ही आते हैं, हाई क्वालिटी की हेमेटाइट आयरन और निकाली जाती है, और जो इंडिया की टॉप प्रोड्यूसर है। ठीक है, तो इतना ही आपने डिटेल याद रखनी है उड़ीसा झारखंड बेल्ट के बारे में। उसके बाद अगली बेल्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है दुर्ग बस्तर चंद्रापुर बेल्ट। तो बेसिकली ये बेल्ट कौन से एरिया में सीमित है, ये है छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। आपको इन बिटवीन क्वेश्चन आ सकता है, हाँ भी ये वाली बेल्ट कहाँ तक सीमित है, कहाँ तक है, ये छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके और महाराष्ट्र के इलाके। और यहाँ पर एक खासियत है इस बेल्ट की, जो भी यहाँ से आयरन मिलता है ना, आइडियल फॉर स्टील, मतलब स्टील की इंडस्ट्रीज में स्टील को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पर आयरन का यूज होता है। और यहाँ पर जो आयरन और निकलती है, आयरन निकाला जाता है, ये बस्त चंद्रापुर वाला, ये एक्सपोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है जापान एंड साउथ कोरिया, किसके वाया, विशाखापट्टनम। जो विशाखापट्टनम यहाँ पर इंडिया में जगह है, वहां से एक शिप जाती है, ऐसे समझ लो कहाँ पर, जापान और साउथ कोरिया में, जो ये वाला आयरन एक्सपोर्ट करती है बाहर वाले देशों में। इसके बारे में लास्ट इंफॉर्मेशन ये याद रखनी है, यहाँ पर ना एक फैक्चुअल डिटेल है, जो है 14 डिपॉजिट है ऑफ हाई ग्रेड हेमेटाइट, मतलब हेमेटाइट आयरन और यहाँ से निकलता है, और यहाँ पर ना 14 डिपॉजिट है। ऐसे याद रख लो कि 14 हेमेटाइट की ओर्स है, जहाँ पर इस दुर्ग बस्तर में क्या निकाला जाता है, आयरन जिसे निकाला जाता है। तो ये सारी की सारी डिटेल आपने बेसिकली प्रॉपरली याद रखनी है। वैसे भी मेरे इस नोट्स में आपको सारा बिंदास तरीके से, बढ़िया तरीके से कंसेप्ट मिलेगा, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वहां पर मैंने सारे क्वेश्चन मेंशन कर दिए जो पिछले कई सालों से इस चैप्टर से बेसिकली ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो ये 2 कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गए। उसके बाद अजीब सा नाम है जो थर्ड वाला, वो डिस्कस कर लेते हैं, जो क्या है, बेल्लेलारी चित्रदुर्गा चिकमंगलुरु तुमकुर
बेल्ट जो है इसके बारे में फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, ये कौन से एरिया की बेल्ट है, ये है कर्नाटका की। याद रखने का तरीका, अजीब सा नाम है ना, तो नाटक कर रहा है कर्नाटका, ये अजीब सा नाम, बेलेलाली, चित्रदुर्गा, चिकमंगलुरु, तुमकर बेल्ट है, ये कर्नाटका नाटक कर रहा है, कुछ ऐसे ही समझ लो, ठीक है। इसमें आपने एक फैक्चुअल डिटेल याद रखनी है, इसमें एक प्लेस है कर्नाटका की बेल्ट में, एक जगह है कर्नाटका के अंदर ही जिसका नाम क्या है, कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कर्नाटका से रिलेटेड है, जिसका ये है वन ऑफ द लार्जेस्ट ओर डिपॉजिट। लार्जेस्ट ओर डिपॉजिट का दर्जा किसको दिया हुआ है, ये कर्नाटका की ही बेल्ट, जिसमें एक प्लेस है कुद्रेमुख प्लेस वाली। यहाँ पर इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर जितना भी आयरन ओर होता है ना, जितना भी आयरन निकलता है वो 100% एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, इन बिटवीन 100% आयरन ओर जो है एक्सपोर्ट किया जाता है, इंडिया में नहीं रखा जाता, बाहर ही भेजा जाता है बेचने के लिए, तो इस बेल्ट से रिलेशन है उसका, ठीक है। तो सारा डाटा आपने बेसिकली प्रॉपर तरीके से याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं लास्ट वाली बेल्ट जो है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। महाराष्ट्र जो गोवा बेल्ट है, ये बेसिकली कौन कौन सी जगह में फैली हुई है, गोवा और रत्नागिरी। रत्नागिरी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में ही है। यहाँ पर एक ही आपने बात याद रखनी है, ये वाली ओर में ना एवरेज क्वालिटी के आयरन ओर को प्राप्त किया जाता है, मतलब इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं होती। तो आपको एक इन बिटवीन यहाँ से क्वेश्चन ये बनता होता है कि एवरेज क्वालिटी का आयरन कहाँ से निकलता है, तो लास्ट में है, ऐसे याद रख लो, महाराष्ट्र गोवा बेल्ट से। आई होप ये चार के चार आयरन और बेल्ट्स आपको अच्छी तरह समझ आ गए, जहां से आयरन ओर को निकाला जाता है और उस ओर से क्या निकाला जाता है, आयरन प्योर करके निकाला जाता है। ये तो था आयरन ओर के बारे में। आई होप ये सारी की सारी डिटेल आपको अच्छी तरह समझ आ गई। जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था फेरस मिनरल में, हम दो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, जो कौन सा है, आयरन ओर। अब हम बेसिकली किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, मैग्नीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो बेसिकली मैग्नीज का कंसेप्ट है ना, आयरन ओर के कंपैरेटिवली बड़ा ज़्यादा लो है, बड़ा ज़्यादा कम है। तो बेसिकली जितनी मैं बातें बताऊंगा ना, उसमें से अगर मैग्नीज का क्वेश्चन आएगा ना, उससे बाहर बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैग्नीज के बारे में सबसे पहली डिटेल आपने ये याद रखनी है, जो मैग्नीज का यूज़ होता है ना, मैग्नीज एक मेटल है जो यूज होती है किसको बनाने में, मेनली स्टील को बनाने में, स्टील को हार्ड बनाने में। स्टील की इंडस्ट्रीज जो होती है वो मैग्नीज का यूज करती हैं। अगली मैग्नीज के बारे में फैक्चुअल डिटेल आपने ये याद रखनी है, अगर हमने मैग्नीज 10 किलोग्राम है, हमारे पास 10 किलोग्राम मैग्नीज है, तो उससे हम कितना स्टील प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम नहीं मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाले, वो 1 किलोग्राम स्टील जो होता है बनता है 10 किलोग्राम किसके यूज से, मैग्नीज के यूज से। तो ये दो इंफॉर्मेशन मैग्नीज के बारे में आपने याद रखनी है। एक तो क्या है, जो मैग्नीज होता है वो स्टील बनाने में यूज होता है, और दूसरा कितना स्टील, 1 टन स्टील बनाने के लिए कितना मैग्नीज यूज हो जाता है, 10 किलोग्राम। तो ये एग्जाम में दो इन बिटवीन क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। अगला हम बात करते हैं मैग्नीज का यूज कौन कौन से प्रोडक्ट्स में होता है, यूज करना है हमने मैग्नीज का, वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स में हम यूज कर सकते हैं। पहला है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जैसे लड़कियां बहुत सारी आजकल लगाती हैं स्किन को वाइट करने के लिए, आजकल तो लड़के भी लगाते हैं। तो जब भी कोई भी लड़की ब्लीचिंग पाउडर निकाले तो माइंड में आना चाहिए, हाँ भी सर ने कराया था, यहाँ पर मैग्नीज का यूज है, मतलब इसमें मैग्नीज है जो इस प्रोडक्ट में यूज होता है। अगला है साइड कीटनाशक वगैरह, जैसे किसान वगैरह आपने देखा होगा फसलों के ऊपर छिड़काव करते हैं, फसलों के ऊपर स्प्रे डालते हैं पेस्टिसाइड की, उसमें भी ये मेटल यूज होता है। लास्ट वन इज पेंट। पेंट में भी मैग्नीज का यूज होता है। अब जितना मैं कंसेप्ट करवाता हूँ उसको प्रैक्टिकली आप रिवीजन कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हैं, जैसे भी कोई लड़की या लड़का सलून जाता है, वहां पर वो फेस पैक के तौर पे जो लगाते हैं ब्लीचिंग पाउडर, तो आपने माइंड में रखना है, हाँ भाई इसमें क्या है, मैग्नीज है। अगर आप खेतों की तरफ देख रहे हो, कोई किसान स्प्रे डाल रहा है, पेस्टिसाइड डाल रहा है, तो आप रिवीजन कर लेना। अगर आपके सामने कोई पेंट हो रहा है घर के आसपास या आपके घर पे हो रहा है, तो आप दिमाग में आना चाहिए आपके मैग्नीज का यूज होता है, ठीक है। इसका सेकंड लास्ट कंसेप्ट करते हैं, ऐसी कौन सी स्टेट है जो मैग्नीज का प्रोड्यूस सबसे ज्यादा करती है, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करती है, वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज अ लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज। ये कंसेप्ट आपने याद रखना है, ये पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था एमसीक्यूज के रूप में। आई होप ये सारी की सारी फैक्चुअल डिटेल मैग्नीज
मैग्नीज के बारे में आपको अच्छी तरह समझ आ गई। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं ये वाला ग्राफ जो आपके टेक्स्ट बुक्स में मेंशन है। ये बेसिकली आप एक बार इसको देख लो, अपने क्वेश्चन को इम्प्रेसिव बनाने के लिए ये परसेंटेज लिख सकते हो, ठीक है। ये मसालों की जैसे काम करते हैं, जैसे आप अपने सब्जी में नून मिर्च डालते हो ताकि वो स्वाद लगे, तो वैसे ही अपने क्वेश्चन को इम्प्रेसिव बनाने के लिए यू कैन यूज़ दिस परसेंटेज। तो पहली है, जैसे मैंने पीछे ही बता दिया, मध्य प्रदेश देखो यहाँ पर 33% प्रोड्यूस किया जाता है मैग्नीज। और उसके बाद है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 27%। और थर्ड वन इज उड़ीसा, उड़ीसा में 16%। अगला है कर्नाटका, कर्नाटका में 12%। उसके बाद आंध्र प्रदेश में है 10%। और अदर स्टेट मतलब जितनी भी और बची वहां पर अप्रोक्स 2% तक क्या निकाला जाता है, मैग्नीज निकाला जाता है। आई होप ये बेसिक इंफॉर्मेशन मैग्नीज के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गई। इससे जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, यहाँ से ही आएंगे, आपको कहीं और से नहीं आएंगे। तो बेटा यहाँ तक आते आते ना हमने एक तो फेरस मिनरल्स के बारे में अच्छी तरह डिस्कस कर लिया। अब बारी है नॉन फेरस मिनरल्स की, जो आपकी अगली मेन हेडिंग भी है। तो आइए इस हेडिंग का बढ़िया तरीके से करते हैं ऑपरेशन। इस हेडिंग में कहना क्या चाहता है? तो नॉन फेरस मिनरल्स कौन कौन से मिनरल्स होते हैं भाई, जिसमें क्या होता है, आयरन नहीं होता। तो कंटेन जो नहीं करते आयरन, उसको नॉन फेरस मिनरल बोला जाता है। होते बहुत सारे हैं, पर आपके लिए खुशी की बात यह है कि आपने सिर्फ 2 ही याद रखने हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कॉपर के बारे में, और फिर हम डिस्कस करेंगे बॉक्साइट के बारे में। जितने भी इंफॉर्मेशन मैं आपको करवाऊंगा ना, उससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉपर। कॉपर जो है नॉन फेरस मिनरल है, आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। हाँ भी, कॉपर इज ए नॉन फेरस मिनरल या फलाना मिनरल। तो आपने ये लिखना है, कॉपर में क्या होता है, आयरन नहीं होता। इसको कॉमन सेंस में भी समझ सकते हो। कॉपर मतलब होता है तांबा। अब तांबे में कैसे लोहा हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली बाद में हम ऐड कर सकते हैं, पर नेचुरल तरीके से कॉपर में कोई भी मेटल नहीं पाया जाता। कौन से वाला, आयरन वाला। कॉपर के बारे में हम 2 चीजों को डिस्कस करेंगे। पहले देखेंगे कॉपर्स की माइनिंग कहाँ कहाँ पर है, और अगला कंसेप्ट करेंगे कॉपर्स के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कॉपर की माइनिंग, मतलब कॉपर कहाँ से इंडिया में बेसिकली निकाला जाता है। तो 3 प्लेसेस है, 3 प्लेसेस से ऊपर कोई भी क्वेश्चन आपको कॉपर से रिलेटेड नहीं आएगा। तो सबसे पहली माइनिंग जहां पर है, माइनिंग प्लेस आपने याद रखनी है, बालाघाट माइनिंग। बालाघाट माइनिंग है, ये कहां पर सिचुएटेड है, मध्य प्रदेश एमपी में। यहाँ से अप्रोक्स 52% तक कॉपर को निकाला जाता है। यहाँ से आपको ना 2-3 क्वेश्चन कवर हो गए। एक तो बालाघाट माइन बतानी है भाई कहाँ पर है, और इसका रिलेशन किससे है भाई, कॉपर से। और यहाँ से कितने परसेंट तक इंडिया से कॉपर निकाला जाता है, तो अप्रोक्स 52%। और अगली माइन है खेतरी माइंस। खेतरी जगह का नाम है, खेतरी माइंस है, और वो कहाँ पर है, राजस्थान में। राजस्थान में खेतरी माइन है, जिसका रिलेशन है कॉपर से। एंड लास्ट माइनिंग इज सिंघभम माइन। सिंघभम, एक सिंघम की तरह साउंड आ रही है, तो ऐसे याद रख लो, ये लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर है। तो ऐसे याद रख लो, हाँ भी सिंघम है ना, वो लीडिंग है ना, सबसे बिंदास पुलिस वाला था। तो वैसे ही सिंघभम जो है, सिंघभम है ये, ठीक है। ये है जहां पर लीडिंग प्रोड्यूसर किया जाता है, लीडिंग प्रोडक्ट निकाला जाता है, वो है कॉपर वाला। ये कहाँ पर है, झारखंड स्टेट में। तो यहाँ से सिंघभम से भी कुछ क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बाकी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ से मैंने सारे के सारे नोट्स में डाल दिए। यहाँ तक समझ आ गया। अभी कॉपर की माइनिंग्स, अगली बात हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉपर से रिलेटेड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या क्या है। 2 फैक्ट्स याद रखने हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। पहला फैक्ट ये है, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो कॉपर है जो गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर मतलब यहाँ से बिजली को क्रॉस होने में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसीलिए कॉपर से क्या बनती है, घरों में जो वायर्स होती हैं वो कॉपर की बनती हैं। और दूसरा है हीट का। हीट का भी गुड कंडक्टर है, यहाँ से हीट भी क्रॉस हो सकती है, इसको कोई भी रोक नहीं सकता भाई। तो इसीलिए कुछ हीटर्स होते हैं जो कॉपर की वायर से बनते हैं, जो रूम हीटर सर्दियों वगैरह में यूज होते हैं, लोगों के घरों को गर्म रखने के लिए, ठीक है। ये पहली बात समझ आ गई, कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगली बात, कॉपर इज मेलेबल एंड डक्टाइल। हाँ, ये 2 नए वर्ड आ गए, इसको समझो। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मेलेबल। मेलेबल का मतलब क्या होता है, जिसकी हम कूट कूट के, जिसको हम दबा दबा के शीट्स बना सकते हैं, शीट के रूप में उसको कन्वर्ट कर सकते हो, उसको बोला जाता है
है मेलेबल। और उसके बाद वर्ड है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, उस मिनरल्स को जिसको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कॉपर क्या है, शीट के रूप में भी कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसको मेलेबल बोला गया है। और कॉपर क्या है, वायर्स के रूप में भी बनाया जा सकता है, इसीलिए इसको डक्टाइल बोला गया है। आई होप ये कॉपर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको अच्छी तरह समझ आ गई। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जितना करवा दिया बस आपने उतना ही याद रखना है। कंसेप्ट को यहाँ तक करने के बाद हम नॉन फेरस मिनरल में एक लास्ट मिनरल डिस्कस करने जा रहे हैं, बॉक्साइट के बारे में। इसके बाद करने के बाद हम स्लाइड में आगे बढ़ेंगे, आगे मेन हेडिंग दूसरी वाली अगली वाली शुरू करेंगे। तो बॉक्साइट की सबसे पहले फॉर्मेशन देख लेते हैं कैसे होती है। फॉर्मेशन का प्रोसेस ये है, जब हमारी सरफेस रॉक्स होती हैं, जो हम आसपास की रॉक्स चट्टाने देखते हैं, जब उसकी वेदरिंग होती है, जब वो टूटती है, उसकी कई सारी वजह हो सकती है। बहुत ज़्यादा आंधी तेज तूफान हुआ तो रॉक्स टूट जाती हैं, तो उससे क्या होती है, बॉक्साइट की ओर निकाली जाती है और उस ओर से बॉक्साइट को प्योर करके निकाला जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या समझा, जो बॉक्साइट है उसकी फॉर्मेशन होती है वेदरिंग ऑफ किसकी, रॉक, सरफेस रॉक्स की। जो सरफेस में रॉक्स होती हैं उसकी वेदरिंग से, उसके टूटने से, उसके बिखरने से इसकी फॉर्मेशन होती है बॉक्साइट मिनरल की। अगला कंसेप्ट डिस्कस करते हैं कि बॉक्साइट से कौन सा मिनरल आगे से और एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इससे और मिनरल कौन सा निकाला जाता है, तो वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो मिनरल है बॉक्साइट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बॉक्साइट से निकाला जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको बॉक्साइट के ये दो पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ आ गए। आगे डिस्कस करने से पहले ये वाली पिक्चर देख लो भाई, ये है बॉक्साइट को कैसे माइन किया जाता है, बॉक्साइट की माइनिंग की पिक्चर है। आपको पिक्चर बेस आपको क्वेश्चन आते होते हैं, इस पिक्चर को ध्यान से देख लो भाई। अगर ये एमसीक्यूज में आ गया तो ये बता देना भाई ये कौन सी माइनिंग है, बॉक्साइट की माइनिंग है। ठीक है, तो इस पिक्चर के बाद ये ग्राफ भी हाथों हाथ डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें क्या है, इंडिया में बॉक्साइट कितने परसेंट प्रोड्यूस किया जाता है, कौन सी स्टेट में। अब जैसे आप देख रहे हो ना, सबसे ज्यादा है उड़ीसा 65%, उसके बाद है झारखंड 10% और उसके बाद है गुजरात 9%। इससे पहले ना आप ये डरो मत इतनी परसेंटेज देख के, तो बेसिकली आपने ना कुछ मेन मेन याद रख लेनी है, इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी। जैसे उड़ीसा में सबसे ज्यादा 65%, तो अपने क्वेश्चन को इम्प्रेसिव बनाने के लिए आप ये लिख सकते हो, हाँ भी 65% उड़ीसा में सबसे लीडिंग स्टेट ऐसे बोल सकते हो जो प्रोड्यूस करती है बॉक्साइट को। इसको अगर लिखोगे ना तो क्या आएगा, एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा, हाँ भी बच्चे ने पढ़ा है, तो आपको उसी हिसाब से बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, कहाँ थे हम, गुजरात तक समझ आ गई। उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में है 6%, महाराष्ट्र में भी 6%, एमपी में है 3% और अदर स्टेट जितनी भी है वहां पर है 1 स्टेट। आई होप ये सारा का सारा ग्राफ आपको अच्छी तरह समझ आ गया। ये 2 पॉइंट और 2 पिक्चर देखने के बाद हम आगे डिस्कस करते हैं एल्यूमिनियम के क्या क्या यूजेस है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बॉक्साइट से कौन सा मिनरल निकाला जाता है, एल्यूमिनियम, और उसके यूज कहाँ पर है, हाँ भाई क्यों बनाया गया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से बनते हैं भाई पोर्ट्स और पैन्स, क्योंकि ये हीट कंडक्टर होता है बढ़िया। यहाँ से पोर्ट भी बनते हैं, घड़े वगैरह भी बनते हैं, और यहाँ पर पैन वगैरह जहाँ पर हम कोई भी चीज रसोई में बनाते हैं तो यहाँ से एल्यूमिनियम से ये बनाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका, जो एल्यूमिनियम है इससे वायर्स भी बनती हैं। अब ऐसे कंफ्यूज मत होना, हाँ भी सर आपने कॉपर बोला था, तो वायर्स की क्वालिटी भी अलग अलग होती है। अगर एल्यूमिनियम वाली वायर होएगी तो उसका रेट कुछ और होएगा, अगर कॉपर की वायर होगी तो उसका कुछ रेट और होगा। बेसिकली हमने ये याद रखना है, एल्यूमिनियम की वायर्स भी बन सकती है। लास्ट कंसेप्ट है एल्यूमिनियम, वो एरोप्लेन्स में भी यूज होता है और एयरक्राफ्ट्स में भी यूज होता है, क्योंकि ये क्या है, एक तो लाइट वेट होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो एरोप्लेन को उड़ने के लिए तो लाइट वेट ही चाहिए, एक तो स्ट्रॉन्ग भी है और एक लाइट वेट भी है, इसलिए एल्यूमिनियम का यूज होता है एरोप्लेन्स में, एयरक्राफ्ट में किया जा सकता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में। आई होप ये 3 के 3 पॉइंट और ये 2 के 2 पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ आ गए। इससे बाहर बॉक्साइट से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी मेरी है। खैर आगे चलते हम आपकी ना एक नई मेन हेडिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम रहने वाला है नॉन मेटेलिक मिनरल। तो बेसिकली इस हेडिंग में कहना क्या चाहता है, आओ इस हेडिंग का करते हैं बढ़िया तरीके से ऑपरेशन। नॉन मेटेलिक मिनरल्स में ना हम ना 2 मिनरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिकली होते बहुत सारे मिनरल्स हैं, पर आपके टेक्स्ट बुक्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग जितना भी है उतना मैं आपको प्रॉपरली डिस्कस करवाऊंगा डीपली। नॉन मेटेलिक मिनरल्स की एग्जांपल में आपने 2 मिनरल्स याद रखने हैं, माइका एंड जो है लाइमस्टोन, दूसरे वाला मिनरल।
माइका के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन कराऊंगा उतनी याद रखनी है। उसके बाद करेंगे लाइमस्टोन के बारे में और उसके बाद अगली मेन हेडिंग को स्टार्ट करने जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं माइका के बारे में। माइका को याद रखने का तरीका जैसे लड़कियों का माइका होता है ऐसे भी तुम लोग याद रख सकते हो। तो माइका MICA ये है मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल। जो है इंडिस्पेंसिबल का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था। जो माइका मिनरल्स का यूज होता है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में होता है, ठीक है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है, जो हमारी लाइफ का जरूरी पार्ट होता है, मतलब ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूज होता है माइका मिनरल। बेसिकली ये वाला मिनरल ना इलेक्ट्रॉनिक चीजों में बड़ा ज्यादा यूज होता है। आगे हम बात करते हैं कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हाँ भी माइका जो है मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल है, ऐसे बताओ क्यों है। तो आपने यूजेस लिखने हैं, या आपको सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ माइका, तो आपने वो सारी बातें लिखनी है। तो माइका के बारे में ना तीन बातें आपने दिमाग में रख लेनी है। कौन सी है? एक तो एक्सीलेंट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेंथ है इसमें, इंसुलेशन प्रॉपर्टीज है, और लास्ट है रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज। इन तीनों को इकट्ठे ही समझते हैं। पहली इसकी खासियत ये है कि एक्सीलेंट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेंथ है इसमें, मतलब बहुत ज्यादा प्रो लेवल, जैसे कोई फोन नहीं आता उसके बाद प्रो उसका वर्जन आता है, मतलब उससे बढ़िया। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक के मामले में इसकी स्ट्रेंथ बड़ी ज्यादा होती है, मतलब इसमें जितनी मर्जी बिजली आप निकाल सकते हो ये क्या है उसको झेल लेगा। मतलब इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है ना इलेक्ट्रॉनिक के मामले में, इसमें से जितनी मर्जी बिजली निकाल सकते हो ये पिघलेगा नहीं। कुछ तारें ऐसी होती है, कुछ वायर ऐसी होती हैं जिसमें ज्यादा वोल्टेज आने से ना वो पिघल जाती है। तो इसमें एक्सीलेंट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रेंथ है। उसके बाद इंसुलेशन प्रॉपर्टीज। इंसुलेशन का मतलब बेसिकली बंद करना होता है। जैसे कोई बोतल होती है ना आपकी कोई भी पानी वाली, वो इंसुलेटेड होती है, मतलब आप उसमें ठंडा पानी डालोगे ना वो ठंडा ही रहता है। इंसुलेशन का मतलब बाहर नहीं जाने देता वो, ठीक है। इसका मतलब ये बना कि ये जो बिजली इसमें से गुजरती है ये उसको बाहर नहीं जाने देती, वेस्ट नहीं होने देती, मतलब इसमें इंसुलेशन प्रॉपर्टीज होती है माइका से बनने वाली तारों की, ऐसे समझ लो। तो जितना बिजली क्रॉस हो रही है उतना वो पकड़ के उसको क्रॉस करवाएगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लास्ट में है रेजिस्टेंस टू हाई वोल्टेज। वोल्टेज इसमें जितना मर्जी लगा लो भाई ये पिघलती नहीं है। इसका यूज जैसे आपने देखा होगा ट्रांसफॉर्मर्स है, तो उसमें भी ये माइका का मिनरल यूज होता है, मतलब उसमें हाई वोल्टेज सभी के सभी घरों के काफी घरों पे वोल्टेज हाई क्रॉस करवानी होती है, हाँ भी बिजली की मोटी मोटी तारें होती हैं, तो ये आसानी से उस पावर को झेल लेता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है मोस्ट इंडिस्पेंसिबल मिनरल है भाई, इसका यूज बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में होता है। तो बेसिकली ये थे यूजेस ऑफ माइका। अब बात कर लेते हैं इसकी लास्ट वाली इंपॉर्टेंट माइका बेल्ट, मतलब माइका कहाँ से निकाला जाता है इंडिया में, वो हमने बात देखनी है। कौन कौन सी बेल्ट्स है, कौन कौन से एरियाज है। उससे पहले आपने एक बात नोट रखनी है। नोट क्या रखनी है? जो माइका है ना वो फाउंड होता है छोटा नागपुर प्लेट्यू की जगह के आसपास। अब ये कौन सा वर्ड बोल दिया, बस आपने एज इट इज याद रखना कुछ वर्ड्स को। मतलब ये छोटा नागपुर प्लेट्यू एक जगह है, वहां से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वहां से इसको निकाला जाता है उसके आसपास के एरियाज में। इसमें आपने कुछ एरियाज याद रखने पड़ेंगे, कुछ बेल्ट्स याद रखनी पड़ेंगी जहां पर माइका को निकाला जाता है। तो इसमें थोड़ी सी अजीब से कुछ नाम होंगे, एज इट इज ये आपने याद रखने हैं। पहली बेल्ट का नाम है कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट, तो एज इट इज याद रखना। ये कहाँ पर है? झारखंड में। इसमें लिखा है ना यहाँ पर लीडिंग, तो यहाँ से बहुत ज्यादा मात्रा में माइका को निकाला जाता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है माइका की लीडिंग बेल्ट कौन सी है जहां से सबसे ज्यादा माइका को निकाला जाता है, तो कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट से, जो झारखंड में सिचुएटेड है वहां से, ठीक है। दूसरी बेल्ट है अजमेर बेल्ट। अजमेर राजस्थान में जगह है, वहां से भी माइका को निकाला जाता है। एंड लास्ट वन इज ए नेल्लोर बेल्ट। नेल्लोर एक जगह है जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। तो आई होप ये छोटा नागपुर वाली बात और ये छोटा नागपुर के आसपास के एरियाज में, जैसे ये पहला हो गया कोडरमा गया हजारीबाग बेल्ट झारखंड वाला, अजमेर बेल्ट राजस्थान वाला, और नेल्लोर बेल्ट आंध्र प्रदेश वाली, आपको आई होप अच्छी तरह समझ आ गई। इससे बाहर माइका से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलेगा। आगे हम इस हेडिंग में ना लास्ट वाले मिनरल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन बेसिकली दिखने में कुछ ऐसा दिखता है, कुछ ऐसे पत्थरों को लाइमस्टोन बोला जाता है, और हिंदी में बोले तो इसका मतलब होता है चूना पत्थर। तो बेसिकली इससे चूना भी तैयार किया जाता है, और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। और लाइमस्टोन कहाँ से फाउंड होता है ये दो तीन चीजें डिस्कस करेंगे, इसमें बस इतने ही क्वेश्चन बनते होते हैं, ठीक है। तो जो लाइमस्टोन की ओर्स है ना, लाइमस्टोन जहाँ से निकाला जाता है वो मेनली किसके साथ अटैच होती है, मतलब ऐसी कौन सी और भी रॉक्स हैं जिसके साथ अटैच होती है जिससे लाइमस्टोन निकाला जाता है, वो है कैल्शियम एंड कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट।
तो आपने 2 याद रखनी है, या तो कैल्शियम होएगा या तो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट्स वाली रॉक्स के साथ जुड़ी होती हैं। इसके साथ ये इसकी ओर्स पाई जाती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। सेकंड, अगर सही तरीके से बोले तो कहाँ पर लाइमस्टोन की जो ओर्स है पाई जाती है, वो होती है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स में से लाइमस्टोन्स के ओर निकाले जाते हैं और उससे लाइमस्टोन को तैयार किया जाता है। ठीक है। अगली और लास्ट मेन बात, लास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतना ही आपको करना है। इसमें से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, वो सारे के सारे नोट्स मैंने डाले हुए हैं। इसमें से इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते होते हैं। और लास्ट कंसेप्ट क्या है, जो लाइमस्टोन होता है ना, वो रॉ मटेरियल की तरह काम करता है सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए। जो सीमेंट बनाती है उसमें लाइमस्टोन मतलब क्या किया जाता है, लाइमस्टोन के जरिए लाइमस्टोन को चूरा बना के या उसको सीमेंट में डाला जाता है। कुछ ऐसा वो करते हैं जिससे सीमेंट की पकड़ मजबूत होती है। तो आपने कंसेप्ट ये याद रखना है, जो लाइमस्टोन होता है उसको सीमेंट इंडस्ट्री एज ए रॉ मटेरियल यूज करती है। ये 2-3 बातें लाइमस्टोन के बारे में ही आपने याद रखनी है। आगे मैं आपको डिस्कस करवाने जा रहा हूँ कि लाइमस्टोन की प्रोडक्शन 2018 और 19 के अकॉर्डिंग कौन कौन सी स्टेट में कितनी कितनी की जाती है। तो ये वाला ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं भाई। इस ग्राफ को देख के डरना मत, इसमें से मेन मेन चीज़ें याद रख लेना। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान, राजस्थान में लाइमस्टोन की प्रोडक्शन होती है 20%। उसके बाद है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है 13%। उसके बाद है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 13%। अब आप अपने क्वेश्चन को इंप्रेसिव बनाने के लिए क्या लिख सकते हो, अगर आगे आगे आपको लाइमस्टोन के बारे में लिखो तो वो वाली जो 3 बातें मैंने कराई हैं वो लिख दो। ये 3% है, लिख दो हाँ भाई राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में इतनी इतनी परसेंट है। तो इससे क्वेश्चन आपका इंप्रेसिव लगेगा। ठीक है। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में है 11%, कर्नाटका में है 9%, तेलंगाना में है 8%, गुजरात में है 7%, तमिल में आ जाओ 6%, महाराष्ट्र में है 4% और अदर अदर कितनी स्टेट्स में है 8%, मतलब जो बाकी स्टेट बनी। आई होप ये ग्राफ और लाइमस्टोन का कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अब बढ़ते हैं आपके चैप्टर की अगली मेन हेडिंग। इसका नाम रहने वाला है एनर्जी रिसोर्सेज। ये वाली जो हेडिंग है ये आपके चैप्टर की लास्ट वाली मेन हेडिंग है। उसके बाद चैप्टर होता है आपका फिनिश। पर ये वाली जो हेडिंग है इससे मोस्ट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो आपने इस हेडिंग को लाइटली नहीं लेना, बहुत सारा डेटा है इस हेडिंग में, तो इसको ध्यान से समझना। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या है, जो आपने एग्जाम में लिखनी है अगर आती है तो एनर्जी रिसोर्सेज की डेफिनेशन ये होती है कि ऐसे रिसोर्स जो यूज होते हैं प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन की जितनी भी एक्टिविटीज है, दिन भर जितना भी काम करता है, उसको करने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो इन रिसोर्सेज से ही मिलती है। ये रिसोर्सेज ही एनर्जी को प्रोड्यूस करके देते हैं। इनकी एग्जांपल याद रखनी है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी एक्सेट्रा। अब जैसे कोल, कोयला होता है, कोयला का काम क्या होता था पुराने समय में ज़्यादा लोग यूज़ करते थे, जैसे खाना बनाने के लिए। और खाना बनाने के लिए आग जनरेट करके दे दी ना एनर्जी, तो उस खाने से ह्यूमन बींग को एनर्जी मिलेगी अपनी एक्टिविटी करने के लिए, जैसे काम करने के लिए, कोई कोई भी और काम करना है, फिजिकल एक्टिविटी। दूसरा पेट्रोलियम, 2-3 समझा देता हूँ, आगे और भी डिटेल में समझा देता हूँ। ठीक है। पेट्रोलियम से जैसे कार वगैरह चलानी है या स्कूटर बाइक चलाना है, तो उसके लिए पेट्रोलियम एनर्जी वो कन्वर्ट करके ह्यूमन बीइंग के कामों को आसान बनाते हैं। तो इसको एनर्जी रिसोर्स बोलते हैं। एज इट इज डेफिनेशन एग्जाम में लिखनी है तो बढ़िया नंबर मिल जाएगी। अब बात करते हैं जो एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं ना, वो आगे 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है उनको। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहली टाइप है कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, दूसरी है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। इसमें से अलग अलग भी पूछा जा सकता है और डिफरेंस भी पूछा जा सकता है आपको, तो इसको ध्यान से समझना। एक एक करके पहले मैं इंट्रोडक्शन में आपको बता देता हूँ कन्वेंशनल में कौन कौन से करेंगे और नॉन कन्वेंशनल में कौन कौन से करेंगे विद डेफिनेशन, और आगे मैं एक एक के बारे में सारा डिटेल में समझाऊंगा। तो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स ऐसे एनर्जी रिसोर्स होते हैं जो ट्रेडिशनली यूज होते हैं लंबे समय के लिए, मतलब जो पुराने समय से लोग जिस रिसोर्सेज को यूज करते हैं उसको बोला जाता है कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें याद रखना है, जैसे कोल, कोयला का यूज करते थे, पेट्रोलियम भी आज भी यूज करते हैं, और नेचुरल गैसें भी यूज करते थे लोग, इलेक्ट्रिसिटी भी यूज करते थे। अब ऐसे मत बोला हाँ भाई सर बस करो, ये चारों के चारों आगे हम डिस्कस करेंगे जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज में आता है। तो इसको रट्टा लगा लो और आगे जाके इन चारों के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन आती होती है एग्जाम में। अब बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। ये कौन से होते हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं ना, तो वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में आते हैं, जो ह्यूमन बींग्स जिसको दोबारा से दोबारा यूज कर सकता है, कोई बात नहीं होती। ठीक है। तो जिसकी एग्जांपल आपने याद रखनी है, न्यूक्लियर या एटॉमिक एनर्जी बोला जाता है,
अगला है सोलर एनर्जी, अगला है विंड एनर्जी, उसके बाद है बायोगैस एंड लास्ट वन इज टाइडल एनर्जी। तो ये सारे के सारे नॉन कन्वेंशनल में आते हैं जिसको रिन्यू कर सकता है, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, ऐसे समझ लो। आई होप ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपको अच्छी तरह समझ आ गई। इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा, हाँ भी एनर्जी रिसोर्सेज की डेफिनेशन बताओ, और अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, टू टाइप्स को डिटेल में बताओ। आई होप ये इंट्रोडक्शन स्लाइड आपको अच्छी तरह समझ आ गई। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मेन हेडिंग, और हम डिस्कस करेंगे कोल के बारे में। कोल को हिंदी में बोला जाता है कोयला। उसको एक और भी टाइटल दिया गया है जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में मेंशन है जगह जगह पर, उसको बोला जाता है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का मतलब बेसिकली क्या होता है, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ, कितना डिटेल में नहीं है आपकी टेक्स्ट बुक्स में, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल जब वोल्केनिक ऑरप्शन होता है, तब जो लावा बाहर आता है वहां से, जब उसके रास्ते में पेड़ पौधे, मरे हुए जानवर या कोई जिंदा जानवर भी दब जाते हैं धरती के नीचे, तो वो कोयले के रूप में निकल जाते हैं आज से आने वाले कई सालों बाद। तो वो फॉर्मेशन हो जाती है कोल की, तो उसको फॉसिल फ्यूल बोला जाता है। मतलब डेडली रिमेनिंग जो एनिमल्स होते हैं वो दब जाते हैं और पक जाते हैं, ऐसे याद रख लो, और जिससे कोयले का निर्माण होता है, उसको फॉसिल फ्यूल बोला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली कोयले के बारे में सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये है कि मोस्ट इंपोर्टेंट एनर्जी रिसोर्स है इंडिया का। इंडिया के मोस्ट घरों में, मोस्टली जो गांव के घरों में क्या है, इस कोयले को यूज करके, कोल को यूज करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं अपनी, यहाँ तक कि वहां पर वो अपनी चपातियां रोटियां वगैरह भी तैयार करते हैं। तो खाना वगैरह भी यहाँ पर कोल से तैयार होता है, ठीक है। यहाँ तक 2 पॉइंट समझ आ गए, फॉसिल फ्यूल और ये मोस्ट इंपोर्टेंट एनर्जी रिसोर्स के बारे में। आगे हम ना इसको 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे कोल को, ठीक है। पहले पार्ट में डिस्कस करेंगे कोल को जियोग्राफिकल एज में भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ कोल, कोल की कितनी फॉर्म्स होती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जो कोल होता है ना वो अकर होता है, अकर मतलब पाया जाता है टू जियोग्राफिकल एज के अकॉर्डिंग। मतलब मैं यहाँ पर ना 2 जगह के नाम बताऊंगा, वहां से कोल को निकाला जाता है जियोग्राफिकली, वो अलग अलग पार्ट्स हैं। पहला है गोंडवाना और दूसरा है टेरिटरी कोल फील्ड्स। अब समझो इस बात को, जो गोंडवाना है ना, वो मैं आपको मैप में शो करता हूँ, ये वाले पार्ट को ना गोंडवाना बोला जाता है। इंडिया से अगर यहाँ से कोयले को निकाला जाता है तो उसको जियोलॉजिस्ट ने नाम दे दिया, हाँ भी गोंडवाना फील्ड इसको बोला जाएगा। कौन सी? गोंडवाना कोल फील्ड। अब दूसरी बात करते हैं अगर टेरिटरी फील्ड्स की, तो ये मैप में इस एरिया को टेरिटरी कोल फील्ड बोला जाता है, ठीक है। ये लास्ट में भी मैं आपको दोनों मैप एक बार रिवाइज करवा दूंगा, बस आपने की माइंड में रखना है, हाँ भी गोंडवाना और टेरिटरी फील्ड कौन सी है जहां से कोयले को निकाला जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर ये गोंडवाना का डिफरेंस भी आ सकता है इन दोनों का, और या तो अलग अलग भी पूछा जा सकता है, हाँ भी गोंडवाना के बारे में लिखो या टेरिटरी फील्ड के बारे में लिखो, तो आपने दोनों के बारे में ध्यान रखना है। सबसे पहले डिफरेंस में करते हैं गोंडवाना का पहला पॉइंट जो है मेन प्रोड्यूसर। ये इंडिया का मेन प्रोड्यूसर है, यहाँ से कोयले को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, कोयले को निकाला जाता है। उसकी तरफ उल्टा लिखते जाना है, यहाँ पर लिखा है ना मेन प्रोड्यूसर, वहां पर लिखना है माइनर, मतलब यहाँ से इतना ज्यादा मात्रा में कोयला नहीं निकाला जाता, ठीक है। उसकी एक वजह है, जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर क्या है, गोंडवाना में अगर बात करें तो हाई क्वालिटी का कोल निकलता है अगर यहाँ से निकलेगा तो, ठीक है। अगर हम टेरिटरी की बात करें वहां पर ना लो क्वालिटी का कोल पाया जाता है, तो इसीलिए वो मेन प्रोड्यूसर है गोंडवाना, और इसीलिए जो टेरिटरी है वो माइनर प्रोड्यूसर है, वहां पर लो क्वालिटी का कोल पाया जाता है। लास्ट पॉइंट इसका, जो गोंडवाना लैंड है ना, वो है इंडिया का 200 मिलियन ईयर अगो पहले बन चुका था, वहां से इतनी मतलब टाइम से वहां से क्या है कोयला निकाला जाता है। और जो टेरिटरी फील्ड्स है ना कोल फील्ड, वहां पर 55 मिलियन अगो पहले ये इसकी स्थापना हुई थी, यहाँ से कोल वगैरह निकाला जाने लगा, ठीक है। तो आई होप ये 2-3 बातें आपको अच्छी तरह समझ आ गई। फर्स्ट फेज आपको अच्छी तरह समझ आ गया, या फर्स्ट पार्ट बोल दो, ये क्या था, जियोग्राफिकल एजेस के अकॉर्डिंग 2 पार्ट से कोयल फील्ड को निकाला जाता है, जो ये आपने दोनों याद रखनी है। एक बार थोड़ा सा मैप रिवाइज करवा देता हूँ, ये कौन सा था भाई, गोंडवाना, जहां से बेस्ट क्वालिटी का निकलता था, ऐसे याद रख लो, 200 साल पुराना था, ठीक है। और ये जो दूसरा मैप है ये है टेरिटरी फील्ड। टेरिटरी कोल फील्ड्स में क्या होता था, यहाँ पर इतनी बढ़िया क्वालिटी का कोल नहीं मिलता था, और ये 55 ईयर अगो, वो सारी बातें आपने याद रखनी है, ठीक है। आई होप ये फर्स्ट आपको पार्ट अच्छी तरह समझ आ गया। उसके बाद अगला पार्ट है कोल से रिलेटेड। जो कोल होता है ना, उसकी मेजर 4 फॉर्म्स ऑफ कोल,
मतलब कोल की 4 फ़ॉर्म्स में अवेलेबल होता है कोल। अगर आपने देखा होगा ना मार्केट में अगर दिवाली के दिन में अगर कोई पटाखा लेने गए, तो एक होता है पटाखा जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है और एक होता है क्रैकर जो बहुत ज़्यादा कम आवाज़ करता है, तो उनकी क्वालिटी में फ़र्क होता है। वैसे ही कोल की जो फ़ॉर्म्स होती है, कोल की क्वालिटी को डिसाइड करती है। तो बेसिकली 4 फ़ॉर्म्स आपने याद रखनी है कोल की। पहले मैं उनके नाम बोल देता हूँ। पहली है एंथेसाइट, दूसरी है बिटुमेन, तीसरी है लिग्नाइट एंड लास्ट वन इज़ अ पीट। ये अलग-अलग टाइप्स हैं कोल की। रट्टा लगाओ जैसे मर्ज़ी करो, वैसे भी सारी बनी-बनाई खीर आपको नोट्स में मिल जाएगी, कहाँ से कौन से क्वेश्चन बनते हैं। पिछले साल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आए हैं, वो सारे के सारे मैंने डाल दिए, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा-थोड़ा इनके बारे में डिटेल। जो पहली फॉर्म है ना, वो उसका नाम क्या था? एंथेसाइड। अब इसको ऐसे याद रख लो, साइड से याद रख लो। ये पहली-पहली बार आपने देखा ना, पहली-पहली बार साइड किया है, आपने देखा ही है मेरी तरफ से, ठीक है। तो ये था बेस्ट क्वालिटी यहाँ से कोल पाया जाता है, जिसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है? 80%। तो आपको अगर आए कोल की ऐसी कौन-सी फॉर्म है जो बेस्ट क्वालिटी की होती है, जिसमें 80% तक कार्बन पाया जाता है, तो पहले एंथेसाइड वाली, ठीक है। कार्बन वर्ड है ना, जहाँ पर जिस कोयले में कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा होएगी, उतना वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, उतना वो ज़्यादा काम में आएगा, ठीक है। अगली जो टाइप है बिटुमिस। बिटुमिस में क्या है? वाइडली यूज़ होता है इंडिया में, पर इसमें क्या है, दिक्कत क्या है? 60 से 80% तक कार्बन इसमें पाया जाता है। तो आपको आ सकता है बिटुमिस के बारे में लिखो, ठीक है। तो आपने जितनी डिटेल बताई है उतनी ही लिखनी है। अगला टाइप है थर्ड टाइप लिग्नाइट। लिग्नाइट जो है वो लो ग्रेड क्वालिटी का कोल वहाँ पर पाया जाता है। उसका दूसरा नाम भी है, जिसको उसको क्या बोला जाता है? ब्राउन कोल। अगर आपको एग्जाम में इन बिटवीन क्वेश्चन आता है, अभी ब्राउन कोल किसको बोला जाता है? तो लिग्नाइट को बोला जाता है और ये लो ग्रेड क्वालिटी का कोल होता है। जैसे-जैसे नीचे जाते जाते हैं ना, वैसे-वैसे क्वालिटी कम होती रहती है। लास्ट पीट। पीट एक टाइप है, यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी का ये होता है, कोल होता है और ये बर्न ऐसे करता है जैसे कोई लकड़ी को आग लग रही है। बेसिकली कोयले का काम क्या होता है? हीट ज़्यादा देना। अब यहाँ पर उल्टा सीन है, ये कम बलता है, मतलब हीट कम देता है और स्मोक ज़्यादा करता है, धुआँ ज़्यादा करता है, ठीक है। तो आपको एक टाइप आ सकती है, ऐसा कौन-सा कोयला है, ऐसा कौन-सा कोल है जो सबसे कम क्वालिटी का होता है और जिससे अगर हम जला भी दें तो धुआँ ज़्यादा होता है, हीट कम प्रोड्यूस करता है, तो वो पीट है। इसको याद रखने का तरीका, अगर किसी दुकानदार ने आपको ये वाला कोयला दे दिया ना, तो आपके घर में धुआं-धुआं हो गया, तो उसको दुकानदार को पीट दो। तो पीट से याद रख लो। कुछ फनी सी ट्रिक होती है, इसको थोड़ा-सा क्रैम कर लिया करो, जिससे आपका कांसेप्ट अच्छी तरह याद हो जाएगा। लास्ट बात पीट के बारे में ये याद रखनी है, ये फाइंड कहाँ पर होता है? ये होता है स्वैम्प्स एरिया में। स्वैम्प्स का मतलब होता है दलदल वाले एरिया में, जहाँ पर दलदल वगैरह होती है। अब ये गीला गीला होता है, इसीलिए ये क्या करता है? धुआं ज़्यादा करता है, हीट कम प्रोड्यूस करता है। यहाँ से क्वेश्चन अगर बनेगा, या तो आपको पूछा जाएगा पहले के बारे में बताओ, या आपको पूछा जाएगा दूसरे के बारे में बताओ, या आपको तीसरे के बारे में पूछा जाएगा, या आपको चौथे के बारे में पूछा जाएगा, या आपको लॉन्ग क्वेश्चन इन सभी फॉर्म्स के बारे में आ जाएगा। इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आई होप ये कोल का आपको अच्छी तरह कंसेप्ट समझ आ गया, कोल के बारे में समझ आ गया। उसके बाद डिस्कस करते हैं पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम बोल दो या मिनरल ऑयल बोल दो, सेम सी बात है। पेट्रोलियम या ऑयल को हिंदी में तेल बोला जाता है। तो ये भी क्या है? कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाता है। अब सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं पेट्रोलियम के बारे में, जो है मेजर एनर्जी सोर्स। ये ना सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे कोल था ना इम्पोर्टेंट एनर्जी सोर्स, तो उसके बाद सेकंड नंबर पे पेट्रोलियम का नंबर आता है, जो हमारी लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ तक समझ आ गई। अब दूसरी बात अपनी पेट्रोलियम के बारे में ये याद रखनी है, इट प्रोवाइड फ्यूल फॉर हीट एंड लाइट। ये जो पेट्रोलियम होता है, ये प्रोवाइड करता है, फ्यूल प्रोवाइड करता है। फ्यूल मतलब तेल, वही सेम सी बात होगी। अब हम तेल का यूज किस में करते हैं? एक तो हीट प्रोड्यूस करने में, गर्मी प्रोड्यूस करने में, और लाइट प्रोड्यूस करने में भी फ्यूल का यूज होता है। समझ आ गई एक बात? सिंपल सी बात है ना। अगर आपके पास कोई भी तेल है, मिट्टी का तेल है फॉर एग्जाम्पल, तो उससे हीट भी प्रोड्यूस होएगी, उससे लाइट भी प्रोड्यूस होएगी, ठीक है। 2 पॉइंट समझ आ गई। आगे हम बात करें जो पेट्रोलियम है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, पेट्रोलियम एक्ट एज नोडल इंडस्ट्री। इसका मतलब ये है, जो पेट्रोलियम की इंडस्ट्रीज होती है ना, वो नोडल इंडस्ट्रीज होती हैं। नोडल इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है? मेन इंडस्ट्री, जिसके बेस पे बाकी सारी इंडस्ट्रीज चलती हैं। तेल के बिना सोच के देख लो, कोई इंडस्ट्री चल पाएगी? नहीं चल पाएगी ना। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता होता है, व्हाई द पेट्रोलियम इंडस्ट्री इज कॉल्ड द नोडल इंडस्ट्री। तो इसका आंसर लिखोगे, इट सपोर्ट, ये सपोर्ट करता है टेक्सटाइल,
फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडस्ट्रीज, मतलब ये सपोर्ट करता है, ये एक ऐसी इंडस्ट्रीज है जो ये सपोर्ट करती है। टेक्सटाइल मतलब कपड़े की इंडस्ट्री भी सपोर्ट करती है, फर्टिलाइजर्स की इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करती है, केमिकल इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करती है। मतलब इसके बिना कोई भी इंडस्ट्री वर्क नहीं कर सकती। जैसे हमारा कार है, हमारे बाइक है, वो तेल के बिना, पेट्रोलियम के बिना नहीं चल सकता, वैसे ही इसको क्या है, नोडल इंडस्ट्री बोला जाता है, क्योंकि इसके बेस पे ही बाकी इंडस्ट्री चल पाती है। आई होप ये बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन पेट्रोलियम के बारे में अच्छी तरह समझ आ गई। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपको, हाँ भी, वाई द पेट्रोलियम इज कॉल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट या मेजर एनर्जी रिसोर्स आफ्टर द कोल। तो अपने ये सारे पॉइंट्स लिख देने। हाँ भाई, मेजर इंडस्ट्रीज है, यहाँ से क्या होता है, फ्यूल मिलता है जो हीट और लाइट प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। नोडल इंडस्ट्री है, नोडल इंडस्ट्री क्यों है, वो सारी की सारी आपने रीजन बता देनी है। उसके बाद लास्ट में अगर बात करें तो आपने एक बात नोट रखनी है, जो मुंबई, गुजरात और असम, 3 स्टेट इंडिया की याद रखनी है। ये क्या है भाई, ये प्रोड्यूस करते हैं मोस्ट ऑफ इंडियन पेट्रोलियम, मतलब सबसे ज्यादा पेट्रोलियम अगर बाकी स्टेट्स एज कंपैरिजन, तो ये तीन स्टेट्स में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम निकाला जाता है। ऑयल फील्ड्स है यहाँ पर, ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो बेसिकली आपने तीनों का नाम याद रखना है, और आगे जो मैंने मुंबई बोला ना, गुजरात बोला है, असम बोला है, इनके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखनी है। मुंबई के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, ये इंडिया का टॉप ऑयल फील्ड है यहाँ पर, जो कितने परसेंट कवर करते हैं, 63%। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन ही आपने याद रखनी है। आगे बात करें गुजरात और असम, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स हैं इंडिया के। अगर आ जाए आपको इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स बताओ, टॉप का तो मुंबई है ही है, और आपको आ जाए हाँ भी इंपॉर्टेंट कौन सा है, जो गुजरात और असम क्या है, इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स है। और गुजरात में एक जगह है भाई, उसका नाम याद रखना पड़ेगा, अंकलेश्वर। तो अंकलेश्वर इन द गुजरात इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा गुजरात की हाँ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड का नाम बताओ, तो आपने बताना है अंकलेश्वर। अंकल से याद रख लो, ऐसी साउंड आ रही ना, अंकलेश्वर कहाँ पर है, गुजरात में। गुजरात में अंकल गए, ऐसे अब याद रख सकते हो, अब कुछ भी करके याद रखना है। उसके बाद लास्ट में बात करें असम की, असम की दिग्बोई एक जगह है, इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड की कैटेगरी में आती है। आई होप ये सारा का सारा कंसेप्ट आपको पेट्रोलियम के बारे में अच्छी तरह समझ आ गया। इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं सारे के सारे नोट्स पे दे दूंगा, जिसमें पेट्रोलियम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से छूटेगा नहीं। इसी सीक्वेंस से आगे बढ़ेंगे आपके टेक्स्ट बुक्स में। तो बेसिकली अगला नंबर आता है नेचुरल गैसेस का। जो नेचुरल गैसेस होती है वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, मेन हेडिंग आपको पता ही है। पहले इंफॉर्मेशन ये याद रखनी है आपके नेचुरल गैस के बारे में कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, भाई बनती कैसे है। तो नेचुरल गैस है ना, जो नाम से पता चल रहा है कि जो नेचर बनाती है, ऐसे याद रख लो, मतलब इसमें ह्यूमन बीइंग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ये अपने आप ही कुदरती तौर पे बनती है। जो नेचुरल गैस होती है ना, वो फाउंड होती है पेट्रोलियम के साथ साथ फाउंड होती है। जो पीछे हमने पेट्रोलियम किया है ना, उसके साथ साथ ही ये मतलब ये गैस पाई जाती है। मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा, अच्छी तरह समझ आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, जो मैंने बोला ना पेट्रोलियम के साथ ही पाई जाती है, एंड रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज, क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जब क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, तब ये गैस रिलीज होती है, और उसको हम ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, सेव करके रख लेते हैं। आपको ना 50-50% समझ आई है। अब मैं ना आपको ये पिक्चर दिखाता हूँ, पिक्चर से आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। देखो ये नेचुरल गैस ना धरती से इसका रिलेशन है। धरती के नीचे हम क्या करते हैं, पाइप सी लगा देते हैं, और नीचे वाला यहाँ पर होता है पानी, और पानी के ऊपर क्रूड ऑयल बनता है, मतलब पानी के ऊपर क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल जिसको बोला जाता है। ये क्रूड ऑयल ही होता है जिसको हम प्योर करके पेट्रोलियम बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ तक समझ आ गई ना। तो पेट्रोलियम किससे बनता है, क्रूड ऑयल से बनता है। खैर वो तो अलग सी बात है। तो उसके ऊपर ये पाई जाती है नेचुरल गैस। ये वाली जो नेचुरल गैस होती है ना, इसका आगे मैं बताऊंगा क्या क्या यूजेस है। और इस नेचुरल गैस से बनती है आगे सीएनजी। अब ये क्या नया फंडा है सीएनजी का, बस आप थोड़ा सा होल्ड रख लो, आपको सारी बातें समझ आ जाएगी। मतलब धरती से नीचे निकाली जाती है ग्राउंड वाटर से, ये वाटर आ गया ग्राउंड वाटर, उसके ऊपर आ गया क्रूड ऑयल, उसके ऊपर आ गया ये नेचुरल गैस। आई होप ये पिक्चर देख के आपको अच्छे से समझ आ गया। आप थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। जो नेचुरल गैस होती है फाउंड होती है पेट्रोलियम के साथ फाउंड होती है, और ये रिलीज कब होती है, जब क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्रूड ऑयल को निकाला जाता है। आई होप अब आपको अच्छी तरह समझ आ गई, फाउंडेशन समझ आ गई। अब बात करते हैं डिस्कवरी की। ये डिस्कवर कहाँ पर हुई थी, यहाँ भी नेचुरल गैस लोगों को पता चला था, फिर निकालनी शुरू की, फिर उसका यूज करना शुरू होगा। तो बेसिकली एक जगह है
कृष्णा गोदावरी बेसिन। कृष्णा और गोदावरी नदी का जो बेसिन का एरिया है वहां से ये फाउंड हुई थी पहली बार। तो बेसिकली मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, इस एरिया को क्या बोला जाता है, कृष्णा बेसिन गोदावरी एरिया। अगर आपको क्वेश्चन आता है हाँ भी जो नेचुरल गैस थी इसकी डिस्कवरी कहाँ पर हुई थी, तो कृष्णा गोदावरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी नदी के आसपास के एरिया में ये हुई थी। ठीक है, आई होप ये कुछ कंसेप्ट आपको नेचुरल गैसेस के बारे में अच्छी तरह समझ आ गया। आगे बात, हाँ जी नेचुरल गैसेस हमने निकाल तो ली है, पता भी चल गई है, अब इसको रखना है हमने स्टोर। तो ये स्टोर किए जाते हैं पाइपलाइंस में, बड़ी बड़ी पाइपलाइंस में इसको गैस को स्टोर किया जाता है। एग्जाम्पल में आपने एक पाइपलाइन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आता होता है, याद रखनी है, HVJ पाइपलाइन। तो इसकी फुल फॉर्म है, H मतलब हाजीरा जो गुजरात में सिचुएटेड है, V मतलब विजयपुर जो मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, उसके बाद जगदीशपुर, जगदीशपुर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश। तो ये तीनों स्टेट का नाम आपने याद रखना है और ये HVJ की फुल फॉर्म आपने याद रखनी है, हाजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर, जो कहाँ कहाँ पर रिलेटेड है। हाजीरा गुजरात में है, विजयपुर मध्य प्रदेश में है, जगदीशपुर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। ये पाइपलाइन बिछाई गई थी सरकार की तरफ से और बेसिकली जब ये बिछाई गई थी ये कितने किलोमीटर तक फैली हुई थी, 1700 किलोमीटर। फिर उसके बाद कुछ 10 सालों बाद उनका एम क्या है, इसको और भी इंक्रीज करना है। तो इंक्रीजमेंट आपने दो डेटा याद रखना पड़ेगा, 2 किलोमीटर। पहला है 18,500 किलोमीटर और उसके बाद लास्ट तक उन्होंने कहाँ तक लेके जाना है, 34,000 किलोमीटर, मतलब 34,000 किलोमीटर तक उनका सरकार का एम है, हमने इसको फैलाना है। यहाँ तक आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया। हमने कर लिया एक तो इसकी फाउंडेशन और एक डिस्कवरी, स्टोर कहाँ पर की जाती है, और HVJ के ऊपर क्वेश्चन आता होता है। वैसे भी सारे क्वेश्चन आपको मेरे नोट्स में बढ़िया मोतियों की तरह मिलेंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब बेसिकली जो HVJ पाइपलाइन है उसका एम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना नेचुरल गैसेस का, एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक नेचुरल गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करना। और ये कंस्ट्रक्ट किसके द्वारा करवाई गई है, GAIL, एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, इसकी फुल फॉर्म होती है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आपको ना ये क्वेश्चन इन बिटवीन घुमा फिरा के आ सकता है, हाँ भी जो पाइपलाइन है किसने कंस्ट्रक्ट करवाई, तो इस अथॉरिटी ने करवाई, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। तो बेसिकली यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपको हो सकते हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, कोई टेंशन की जरूरत नहीं। ठीक है, लास्ट में इस नेचुरल गैस के बेनिफिट्स क्या है आपको आ सकता है, एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ नेचुरल गैस। अप्लाई करती है क्लीन फ्यूल, इसको ना क्लीन फ्यूल बोला जाता है, मतलब ये इको फ्रेंडली होता है। ये जब बलता है ना तो इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रिलीज नहीं करता, जैसे बाकी कोल या ऑयल कोई भी हम जलाते हैं वो क्या करते हैं, धुआं भी ज्यादा करते हैं और क्या होता है एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो ये क्या करती है, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होती है, ये सप्लाई करती है क्लीन फ्यूल इंडस्ट्रीज को, जितनी भी इंडस्ट्रीज को चाहिए चलने के लिए। जैसे मैंने पीछे पेट्रोलियम के बारे में बात की है, कोल के बारे में बात की है, तो सारी ऑयल हो गया, ये कोल हो गया, तो ये जलते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एनवायरनमेंट में बढ़ा देते हैं, जिससे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो जाता है। तो ये उसके उल्टा काम करती है। ठीक है, अगला, रिड्यूस द यूज ऑफ कोल एंड ऑयल, ऑयल और कोल के रिड्यूस करती है यूजेस को, अपने आप ही रिड्यूस कर दिया। हाँ, जो काम पेट्रोलियम और कोयले से हो रहा है वो काम सेम ही नेचुरल गैस कर रही है, पर फर्क क्या है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना। तो ये क्या होता है, इसमें लो होता है कार्बन एमिशन, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड जब ये बलती है तब ये मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की हवा में कम छोड़ती है, तो इसीलिए ये इको फ्रेंडली इसको बोला गया। आई होप ये नेचुरल गैस का कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, जैसे पहला बनेगा फाउंडेशन के ऊपर, दूसरा बनेगा डिस्कवरी के ऊपर, तीसरा बनेगा स्टोरेज के ऊपर, उसके बाद बनेगा HVJ पाइपलाइन के ऊपर कौन, ये सारा कंसेप्ट आपने लिखना है। उसका क्वेश्चन लास्ट में बनता है बेनिफिट्स की। तो आई होप यहाँ तक आपको नेचुरल गैस का कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया। अब मैंने बोला था आपको CNG के बारे में, अब CNG क्या है, तो बेसिकली आपने एक बात नोट रखनी है, जब नेचुरल गैसेस को कंप्रेस्ड किया जाता है हाई प्रेशर के ऊपर तो वो किसके रूप में बदल जाती है, CNG। फुल फॉर्म क्या है इसकी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब नेचुरल गैस को ह्यूमन बीइंग कन्वर्ट कर देते हैं CNG में। तो बेसिकली
होती नेचुरल गैस कुदरती है, पर ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, उसको हाई प्रेशर में कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा के कंप्रेस कर देते हैं, तो वो सीएनजी की शेप में आ जाता है, तो सीएनजी गैस बन जाती है। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर आप मैं दोबारा दिखा देता हूँ, जो मैंने पहले दिखाई थी। वाटर नीचे है, वाटर के ऊपर क्या है, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से बनता है पेट्रोलियम भाई, ठीक है। अब पेट्रोलियम बन गया, पेट्रोलियम के ऊपर कौन सी गैस पाई जाएगी, नेचुरल गैस, जो मैंने अभी करवाई है। और नेचुरल गैस को कन्वर्ट करके सीएनजी बनाई जाती है ह्यूमन बींग्स के जरिए। आई होप कि आपको 4-5 पॉइंट अच्छी तरह समझ आ गए। इसका फायदा क्या है, इसको इजिली सिलेंडर्स वगैरह में कन्वर्ट करके भरा जा सकता है। इसका यूज है, इसको फ्यूल के रूप में यूज किया जाने लग गया, मतलब फ्यूल डलवा दो कार में तो सेम सी बात है। अब कुछ कार्स आपने देखी होगी जिसमें ऊपर ये स्टिकर लगा होता है सीएनजी के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, वो कार सीएनजी गैस से चलती है, ना कि पेट्रोल से चलती है। इस इन्वेंशन से कार्स और बसेस को चलाया जाता है ताकि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ना हो सके। तो इसमें क्या होता है, क्लीन बर्न, इसका बेनिफिट है। ये क्लीन बर्न मतलब ये क्लीन बर्न करती है, मतलब बर्न तो करती है पर क्लीन नहीं होती, मतलब इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा रिलीज नहीं होती, जैसे मैंने पीछे बताया था, ठीक है। और ये लो पोल्यूशन करती है, ये भी बात डिस्कस होगी। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली मतलब एनवायरमेंट फ्रेंडली। आई होप ये आपको सीएनजी का कंसेप्ट भी अच्छी तरह समझ आ गया। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, सीएनजी की फॉर्मेशन ये बता देनी है आपने कंप्रेस करके, उसके बाद इसको सिलेंडर्स में भरा जाता है, उसका यूज बता देना है, और ये लास्ट में एनवायरनमेंट फ्रेंडली कैसे है। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। कौन कौन सा, एक तो नेचुरल गैस का, उससे रिलेटेड सीएनजी के बारे में आपको अच्छी तरह समझ आ गया। इसके बाद बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना, वो होती है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। बार बार एक ही बात बोलता हूँ क्योंकि ये उसी हेडिंग में शामिल है पॉइंट। एक बात और बता दूं आगे बढ़ने से पहले, ये जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का लास्ट वाला पॉइंट है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा बताने की मेरे को जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बिना आज के समय में कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। तो इसकी स्टार्टिंग ही इस लाइन से होती है। जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, वो यूज होती है बहुत सारे वेज में, बहुत सारे तरीकों से यूज होती है आज के वर्ल्ड में। मतलब आज सोच के देखो, इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम क्यों नहीं कुछ कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चलता ही नहीं है। हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट हथियार जो जिसके बिना हम नहीं रह सकते, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन भी इलेक्ट्रिसिटी के बिना क्या नहीं, चार्ज नहीं होता। तो बेसिकली ये छोटी सी एग्जांपल दी ना मैंने, और भी जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के यूज आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, वो समझ लो मैंने बोल दिए। मतलब बहुत सारे और भी काम है इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं हो सकते। यहाँ तक बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया। उसके बाद भाई इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है, जनरेट कैसे होती है। अगला क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये आ सकता है कि बताओ भी इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है। तो इसके ना आपकी टेक्स्ट बुक्स के अकॉर्डिंग 2 वेज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो 2 वेज है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के। पहला है थर्मल पावर से भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है, और दूसरा है हाइडल पावर से भी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ से यही क्वेश्चन बनता है, या तो थर्मल पावर के बारे में पूछ देंगे इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करता है, या आपको हाइडल पावर से पूछ लेंगे। इसका डिफरेंस भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो एक एक करके इसको डिफरेंस में हम डिस्कस करते हैं, ताकि ये आपको लंबे समय तक याद रह सके। जो थर्मल पावर पॉइंट होते हैं ना, आपने देखा ही होगा कई जगह पर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है, इसको थर्मल पावर बोला जाता है, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है हीट के जरिए, ठीक है। हीट के जरिए वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर लेते हैं, बताऊंगा कैसे। और वो उस हीट का क्या करते हैं, बड़े बड़े इंजनों में वो उजारते हैं, जिससे मोटर चलती हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इतना डीपली नहीं लेना। तो बेसिकली जो थर्मल होता है ना, वो यूज करते हैं फॉसिल फ्यूल, जो मैंने पीछे बताया था, इसका यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एग्जांपल कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, एक्सेट्रा। इन सभी का यूज करके जो थर्मल पावर में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। हाइडल पावर में क्या किया जाता है, बहुत सारे पानी को स्टोर किया जाता है, और उस पानी के जरिए उन मोटरों को घुमाया जाता है। जो मैंने पीछे क्या बोला था, गर्मी की वजह से हवा से घूमती है, यहाँ पर पानी पड़ता है और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है। 2 पॉइंट समझ आ गए दोनों के एक एक। अगला है जो थर्मल पावर पॉइंट्स बिजली पैदा की जाती है, वो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज का यूज किया जाता है। एग्जॉस्टेबल, एग्जॉस्ट वर्ड का मतलब होता है थक जाना। कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं जल्दी, मतलब जिसका एक बार ही यूज कर लिया और वो बाद में उसको दोबारा नया लेना पड़ेगा। जैसे मैंने पीछे बोला है ना, कोल का यूज करके, कोल का मतलब कोयला। कोयले से एक बार गर्मी उन्होंने ले ली, तो एक बार कोयले का यूज हो गया तो वो किसी काम का नहीं।
तो एग्जॉस्टेबल प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिसका सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है, ठीक है। जैसे नेचुरल गैस एक बार जल गई भाई, सीएनजी एक बार जल गई तो दोबारा ही सीएनजी भरवानी पड़ती है, ठीक है। तो ये एग्जॉस्टेबल सोर्सेज का यूज किया जाता है। और उसके उलट वहां पर रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज किया जाता है। जैसे पानी का यूज जितनी बार मर्जी कर लो भाई, पानी कौन सा थकता है, पानी एग्जॉस्ट नहीं होता। आगे बात करें जो थर्मल पावर से बिजली पैदा की जाती है, भाई मैंने पहले बताया था कोयला अगर जलता है तो धुआं भी करता है, तो ये थोड़ा सा पोल्यूशन करता है एनवायरनमेंट में, थर्मल वाला। और जो हाइडल वाला है वो उसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता भाई, पानी तो बहता ही रहता है, उसका यूज उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में कर लिया, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है थर्मल पावर का। इस थर्मल पावर को लगाने के लिए हम कोई भी प्लेस चुन सकते हैं, मतलब सरकार से परमिशन लो, किसी भी जगह पर थर्मल का प्लांट लगा दो, हाँ भी बिजली प्रोड्यूस कर दो। पर जो हाइडल पावर एनर्जी है वो मैंने बोला ना रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज करके, तो वो नियर द सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिसोर्सेज के नियर उनको लगाना पड़ेगा अपना प्लांट, तभी बात बनेगी। जैसे मैंने बोला है हाँ भी पानी बहुत सारा इकट्ठा किया जाता है, पर यहाँ पर इकट्ठा जहाँ पर हुआ है वहां पर ही लगाना पड़ता है, ऐसे हम किसी भी जगह पर नहीं लगा सकते। वैसे हम आगे भी कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जाती है। अब ये मैंने बोला ना रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उसमें एक होता है सनलाइट। अब सनलाइट जहां पर होएगी वहां पर भी स्टेशन लगाना पड़ेगा जहां पर ज्यादा धूप पड़ेगी, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। आई होप ये आपको डिफरेंस भी अच्छी तरह समझ आ गया और इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी आपको अच्छी तरह समझ आ गई। क्वेश्चन यहाँ से एक तो फुल फ्लेज यहाँ से बनता होता है बस ये कि टू वेज बताओ, या आपको थर्मल का आ जाएगा या आपको हाइडल का आ जाएगा या दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। आई होप ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जितने भी करवाए हैं मैंने आपको अच्छी तरह समझ आ गई। यहाँ तक करने के बाद हमने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को पूरी तरह डिस्कस कर लिया है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। अब हम आगे बढ़ने लगे हैं, एनर्जी रिसोर्सेज की ही एक आगे सब हेडिंग है जिसका नाम क्या रहने वाला है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली ये कौन से होते हैं, जैसे मैंने पीछे ही बता दिया था, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो रिन्यूएबल चीजों से एनर्जी को, बिजली को क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। तो हम सारा के सारा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर या एटॉमिक एनर्जी से कैसे बिजली को बनाया जाता है। तो बेसिकली ये भी क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में शामिल है। पहला कौन सा है, न्यूक्लियर आपको आ जाए या आपको आ जाए एटॉमिक, तो सेम ही आंसर लिखोगे। क्यों? क्योंकि इनका मतलब ही सेम होता है। सबसे पहला सवाल ये होता है कि न्यूक्लियर एनर्जी से कैसे बिजली को प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे बिजली को बनाया जाता है। बिजली को बनाने के लिए ना मैं थोड़ा सा आपको बेस क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं आपको टॉपिक आगे करवाऊंगा। बेसिकली इस टाइप की मोटर को घुमाया जाता है आगे से, जितनी ज्यादा ये आगे से घूमेगी उतनी ज्यादा पीछे से यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर तो लाइट जग रही है, पर यहाँ पर बेसिकली क्या किया जाता है, इन्वर्टर की बैटरीज वगैरह लगाई जाती है जहाँ पर बिजली को सेव किया जाता है। तो अभी तक हमने क्या सीखा, इसको घुमाने से और पीछे से उतनी ही बिजली क्रिएट होके इन्वर्टर में सेव होती है जितनी आगे से घूमेगा। तो बेसिकली इसको आगे से कैसे घुमाया जाता है, पानी से डिस्कस कर लिया, पानी से घुमा के और इसको क्या किया जाता है, बिजली को सेव किया जाता है। आगे हम देखेंगे हवा से भी इसको घुमाया जा सकता है। अब हम देखेंगे इस स्लाइड में क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे इसको घुमाया जाता है। तो आई होप ये बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया। सबसे पहले डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर या एटॉमिक एनर्जी की डेफिनेशन। होती क्या है, जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है ना, वो क्या किया जाता है, कुछ एटम्स में बताऊंगा कौन कौन से एटम आगे लिखे भी हुए हैं। एटम्स को क्या किया जाता है, इनको स्प्लिट किया जाता है, इनको तोड़ा जाता है, इनको ब्लास्ट किया जाता है। और कौन कौन से एटम्स है जहां से न्यूक्लियर फ्यूजन किया जाता है, न्यूक्लियर ब्लास्ट किया जाता है, दो है आपने याद रखनी है, यूरेनियम एंड थोरियम। यूरेनियम एंड थोरियम दो टाइप के एटम्स हैं जिनको फोड़ा जाता है सिंपल भाषा में, और इनसे ना एनर्जी प्राप्त होती है, हीट प्राप्त होती है, लिखे ना यहाँ पर हीट निकलती है। और इस हीट को क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में यूज किया जाता है। सॉरी, डेफिनेशन को बढ़िया तरीके से समझाते हैं। हमारे घर में गैस स्टोव्स भी होते हैं जिसमें क्या होता है, एक पतीला टाइप होता है और उसमें पानी रखा होता है और नीचे से आग बल रही है। अब इसको समझो, यहाँ पर ये पतीला क्या है, न्यूक्लियर एटॉमिक जो स्टेशन होते हैं वो है। नीचे आग, आग का काम कौन करता है, जब एटम्स स्प्लिट होते हैं, एटम्स को फोड़ा जाता है। अब जैसे पतीले में पानी है और न्यूक्लियर पावर पॉइंट होते हैं उनमें भी पानी होता है, होता क्या है, नीचे से आग जल रही है ना,
तो आग पानी को उबालेगी, और वैसे ही न्यूक्लियर फिजन जब होएगा पानी को गर्म किया जाता है, और जैसे ही भाप निकलती है बड़े लार्ज मात्रा में निकलती है, और वैसे ही वहां पर क्या किया जाता है, इस टाइप की मोटर्स को लगाया जाता है, और जैसे मोटर घूमेगी जैसे मैंने पहले बताया था उतनी ही पीछे से बिजली जनरेट होती है। तो ऐसा कुछ प्रोसेस होता है। एक बार रिकॉल करवा देता हूँ डेफिनेशन को ही। न्यूक्लियर एनर्जी कम फ्रॉम स्प्लिटिंग एटम्स, एटम्स को स्प्लिट किया जाता है। एटम कौन कौन से भाई एग्जाम में आ सकता है, यूरेनियम एंड थोरियम। तो इस एटम्स को फ्यूजन करवाया जाता है, इस एटम को स्प्लिट किया जाता है, और बाद में इससे हीट निकलती है, और हीट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है पानी को उबाल के, और उबला हुआ पानी मशीनों को घुमाता है। आई होप ये डेफिनेशन आपको अच्छी तरह समझ आ गई। और एक बात आपने नोट रखनी है, जो न्यूक्लियर स्प्लिट होता है, जो न्यूक्लियर फटता है, ऐसे याद रख लो, वो सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। मतलब उससे इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, पानी को इतना ज्यादा उबाल देता है, और उबला हुआ पानी इतनी ज्यादा गैस छोड़ता है, उससे ज्यादा मोटर घूमती है और बिजली ज्यादा सेफ होती है। तो ये 2 पॉइंट आपने अच्छी तरह याद रखने हैं। आगे लास्ट में अगर बात करें इंडिया के ऐसे न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पर और कौन से स्टेट में बनाए हैं सरकार द्वारा बिजली को जनरेट करने के लिए, तो आपने 4 याद रखने हैं। पहला है तारापुर। तारापुर तो नाम बड़े आसान है, तारा से याद हो जाएगा स्टार। तारापुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र एंड गुजरात के बॉर्डर्स में सिचुएटेड है ये वाला, ठीक है। दूसरा है कोटा। कोटा कहाँ पर है, राजस्थान। वैसे ही कोटा बड़ा मशहूर है राजस्थान का, तो ये न्यूक्लियर स्टेशन है। अगला है कलापक्कम। कलापक्कम अजीब सा नाम है पर आपने याद रखना है, ये है तमिल में। और लास्ट वन इज नारोरा। नारोरा है यूपी। तो उत्तर प्रदेश में नारोरा इज ए न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन कहाँ से आता है भाई, एक तो 2 पॉइंट से आ जाएगा, हाँ भी डेफिनेशन बताओ न्यूक्लियर एनर्जी से कैसे बिजली को प्रोड्यूस किया जाता है, और लास्ट से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन कौन से हैं। और अगर इन बिटवीन पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा हाँ भी महाराष्ट्र गुजरात में कौन सा है, तारापुर बताना है, ठीक है। राजस्थान में कौन सा है, कोटा बताना है। तमिल में कौन सा है, कलापक्कम है। और लास्ट यूपी से कौन सा है, नरोरा। तो आपने ये सारी बातों का ध्यान रखना है। आई होप ये न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी से बिजली कैसे प्राप्त होती है आपको अच्छे से समझ आ गया। इससे बाहर आपको एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो कंसेप्ट यहाँ तक करने के बाद आगे हम अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, जो है सोलर एनर्जी के बारे में। जो सोलर एनर्जी आपने कुछ जगह जगह ऐसे पैनल देखे होंगे, कईयों के लोगों के घरों में भी होते हैं, गाँव में खेतों वगैरह में भी लगे होते हैं, खुले एरिया जहाँ पर धूप ज़्यादा होती है वहाँ पर लगे होते हैं। इनका काम क्या होता है, सूरज की जो धूप होती है, सूरज की जो हीट होती है, उसको कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिसिटी में। ये सारा का सारा कंसेप्ट हम बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे कि ये काम कैसे होता है। सोलर एनर्जी को बोला जाता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, वही आपकी मेन हेडिंग। उसके बाद करते हैं इसकी डेफिनेशन या मीनिंग, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका मीनिंग क्या है, जो एनर्जी ऑब्टेन की जाती है सन से, जो एनर्जी प्राप्त की जाती है, कन्वर्ट किया जाता है, उसको बाद में इलेक्ट्रिसिटी में भी कन्वर्ट होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, सोलर एनर्जी बोला जाता है। सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में अगर आया है तो वो आया होगा कि हाँ भी सर, सूरज जो होता है, सन जो होता है, वो तो गर्मी छोड़ता है, पर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी, हम स्विच को हाथ लगाऊंगा तो झटका लगेगा। तो गर्मी और झटके का आपस में क्या लेना देना है, ये कैसे कन्वर्ट होता है। तो ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो सनलाइट को भाई इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। तो इसका आंसर है फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी है, वो कन्वर्ट करती है सनलाइट टू डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो कुछ ऐसे पैनल्स काम कैसे करते हैं, वो फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। फोटो से याद रख लो, ठीक है, फोटो के अंदर वोल्ट लगा दो, कुछ ऐसा याद रख लो। तो फोटोवोल्टिक जो टेक्नोलॉजी है वो कन्वर्ट करती है, ये शीट्स कन्वर्ट करती हैं किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करती हैं, सूरज की किरणों में। यहाँ से यही क्वेश्चन बनता होता है, हाँ भी डायरेक्टली सूरज की किरणों को कौन सा टेक्नोलॉजी कन्वर्ट करती है, तो फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट करती है। 2 बातें समझ आ गई, मीनिंग और ये टेक्नोलॉजी का नाम। आगे बात करते हैं, लास्ट कंसेप्ट है सोलर एनर्जी की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या इसकी खूबियां है, क्या क्यों जरूरी है आज के समय में भी। तो पहला पॉइंट है, ये होता है पोल्यूशन फ्री। ये पोल्यूशन फ्री है, पोल्यूशन तो भाई करता नहीं है। जैसे हमने पीछे पढ़ा है, फॉसिल फ्यूल से बिजली प्राप्त की जाती है, कोयला जलाया जाता है, तो कोयला जब जलता है तो वो धुआं करता है, तो एनवायरनमेंट पोल्यूशन करेगा ही करेगा। तो ये वाला काम तो सूरज की किरणों से ही प्राप्त करना है, इसमें कौन सा पोल्यूशन होना है। अगली बात क्या है इसकी, होती है सोलर एनर्जी इज फ्री।
फ्री होती है भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितनी ज़्यादा धूप पड़ेगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स चलेंगे। अब फ्री इसको ऐसे मत समझना, हाँ भी लगाने के भी नहीं पैसे लगते हैं, इंस्टॉलेशन के सारे पैसे लगते हैं, काफ़ी पैसे लगते हैं, बस एक बार लगते हैं, उसके बाद काफ़ी समय तक बिजली आपको फ्री मिलती है, ठीक है। 2 पॉइंट समझ आ गए। अगला है ये जो होता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो मैंने पीछे ही बता दिया था, इसको तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये ना रिड्यूस करती है। मान लो गाँव के आपने घरों में ज़्यादातर देखा होगा, लोग क्या करते हैं, जो वुड को फायर करते हैं, मतलब लकड़ी को आग लगाते हैं, और क्या करते हैं, डंक केक्स वगैरह को भी आग लगाते हैं। डंक केक्स कुछ ऐसा दिखते हैं जिसको पाथियाँ वगैरह भी बोला जाता है। तो इससे क्या होता है, ये जब बलती हैं तो धुआं छोड़ती है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है। अब डंक केक लिखा है ना, केक सो सुनते कुछ ऐसा केक आता है, पर वो अलग टाइप का केक है, ठीक है, जैसे मैंने पिक्चर में दिखाया। तो एनी हाउ, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंस है सोलर एनर्जी के। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं सारे के सारे भाई नोट्स में डाल दूंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को भी नहीं मिलेगा। कैन वी मूव टू द विंड पावर एंड बायोगैस। अब इसको दोनों को इकट्ठे ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा कि विंड पावर को कैसे इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस किया जाता है, और बायो या गोबर गैस को कैसे फ्यूल में कन्वर्ट करके एनर्जी को ह्यूमन बीइंग यूज करते हैं। ये दोनों इकट्ठे समझाने का पर्पस ये है कि इतना ज़्यादा डाटा नहीं है इसमें, तो जितना मैं करवाऊंगा उतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो बेसिकली जो विंड और बायो गैस या गोबर गैस है, वो उसको बोला जाता है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। वही आपकी मेन हेडिंग है, इसके बस बस 2 ही पॉइंट रह जाएंगे, फिर चैप्टर ओवर है, ठीक है। तो विंड पावर में बेसिकली आपने ना बहुत सारे ऐसे पंखे सीधे लगे हुए देखे होंगे। इसमें क्या सिद्धांत है, जो मैंने पीछे बताया था, जितनी ज़्यादा तेज मोटर घूमेगी उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा होएगी। तो बेसिकली पावर को जनरेट किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है, यूज़ किसका करके, विंड का, हवा का यूज़ करके। जहाँ पर बहुत सारी तेज हवाएं चलती हैं, ऐसे पंखे लगाए जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पंखे घूमे और मोटर घूमे, और जिससे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा प्रोड्यूस हो। तो ये एक रीन्यूएबल रिसोर्स है और एक क्लीन एनर्जी देता है। रीन्यूएबल मतलब हाँ भी जितनी बार मर्जी यूज़ करते रहो, ऐसा नहीं कोल एक बार यूज़ हो गया तो नया लेना पड़ेगा। इसमें क्या है, जितनी विंड आएगी जितनी हवा आएगी उतना ही उसका यूज़ होएगा। एक तो क्लीन एनर्जी है। तो कुछ स्टेट्स आपने याद रखनी पड़ेंगी जहाँ पर विंड एनर्जी का बड़ा यूज़ किया जाता है। इसमें है तमिलनाडु में भी किया जाता है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश में भी विंड पावर का यूज़ किया जाता है। कर्नाटका में भी सेम ऐसे ही किया जाता है। देन गुजरात के बहुत सारे इलाकों में विंड पावर का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। उसके बाद केरला, सेम सी बात, केरला में भी किया जाता है। एंड लास्ट वन इज महाराष्ट्र के बाद एक्सेट्रा, मतलब जो भी बचे कुछ है वो सारे नोट्स में दे दूंगा। इन सभी स्टेट्स में विंड पावर का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस किया जाता है। बस खत्म, विंड के लिए इतना ही आपने याद रखना है। एक तो इसकी डेफिनेशन उन कौन कौन सी स्टेट्स में यूज़ किया जाता है। देन वी मूव टू द गोबर या बायोगैस। गोबर का मतलब बेसिकली आपको पता चल ही गया होगा किसके बारे में बात हो रही है। तो ये जानवरों के गोबर को इकट्ठा करके, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उससे गैस प्रोड्यूस की जाती है। उस गैस को फ्यूल के रूप में, जैसे रोटियां बनाने के लिए, या कोई भी आग आग बना ली, अब आग का यूज जैसे मर्जी कर लो। तो वही कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे। बायोगैस या गोबर गैस के प्लांट्स वगैरह भी लगते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं देखने में। तो बेसिकली मैं ना आपको साथ में एक वीडियो भी दिखाऊंगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। हाँ भी ये छोटी सी वीडियो मतलब क्या है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट समझ लो, जिसमें बायोगैस या गोबर गैस को प्रोड्यूस करके उसका यूज बताया गया है। तो पहले मैं थोड़ी सी डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर मैं साथ साथ वीडियो दिखाऊंगा। इसमें क्या किया जाता है, एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट से इसमें क्या किया जाता है, बहुत सारे चीजें आगे बताऊंगा कौन कौन से ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जो हमारे घर में वेस्ट पदार्थ होते हैं उसका भी यूज किया जाता है, ठीक है। जिसमें कन्वर्ट किया जाता है इसको फ्यूल में, मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट को फ्यूल में कन्वर्ट किया जाता है कुछ प्रोसेस से। अब साथ में ये वीडियो देख लो, जैसे मैंने यहाँ पर बोला था एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है ऑर्गेनिक वेस्ट। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक वेस्ट में आ जाएंगे, जैसे गोबर का यूज किया जाता है, वेजिटेबल यूज वेस्ट किए जाते हैं, जो वेस्ट वेजिटेबल है, ठीक है। वेस्ट पेपर घर में पड़े होते हैं तो उसको भी यूज किया जाता है। प्लांट्स को भी यूज किया जाता है, डेडली जो ऐसे जड़े हुए प्लांट्स है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजों को यूज किया जाता है। कॉटन वेस्ट भी यूज किया जाता है। जितने भी वेस्टेज है, जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे मैंने बोला था, सारा
यूज़ करके उसको कुछ समय के लिए रखा जाता है, फिर गैस बन जाती है उस बॉक्स में, जैसे एक्सपेरिमेंट में बताया गया है, ठीक है। उस गैस का यूज़ वो आग जलाने के लिए हम किसी भी जगह पर कैसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे हम बायोगैस का यूज़ अभी ऑर्गेनिक वेस्ट को फ्यूल में बदल दिया। फ्यूल कौन-सा? हाँ, अभी गैस बन गई और उस गैस से आग जल गई और आग से जो मर्ज़ी बना लो, ठीक है। इसके बायोगैस के लास्ट में करते हैं बेनिफिट्स। क्या-क्या बेनिफिट्स हैं? पहला बेनिफिट है ये क्लीन एनर्जी देता है। भाई कोयला जल गया तो उसका धुआँ-धुआँ आ जाएगा, तो एनवायरनमेंट पोल्यूशन का कोई चक्कर नहीं, क्लीन है ये, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मैन्योर। मैन्योर की क्वालिटी भी इम्प्रूव करता है। भाई ये चीज़ क्या होती है, मैन्योर का मतलब होता है खाद। खाद के तौर पे भी अगर डाला जाए ना, तो ये इम्प्रूव कर देता है उसकी क्वालिटी की, मतलब फसल अच्छी होती है इससे, ठीक है। अगर हम वेस्टेज का भी यूज़ करते हैं तो। लास्ट में ये पोल्यूशन फ्री है। अभी इसमें कोई पोल्यूशन की बात भी नहीं होती, बल्कि इसमें क्या होता है, जो हमारा वेस्टेज होता है, जो हमारा डस्टबिन में यूज़ होते हैं प्रोडक्ट, तो उसका हम यूज़ गैस प्रोड्यूस करने में कर देते हैं। आई होप ये विंड विंड से इलेक्ट्रिसिटी निकल गई और बायोगैस गैस से क्या निकल गई, हमारा फ्यूल निकल गया। ये अच्छी तरह समझ आ गया। इससे बाहर आपको एग्जामिनेशन में कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो कंसेप्ट में यहाँ तक आते आते हम ना लास्ट तक पहुंच गए हैं। इसमें हम 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे और चैप्टर अब फिनिश है। तो पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे, टाइडल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद करेंगे जियोथर्मल एनर्जी से कैसे बिजली पैदा की जाती है, वो सारा प्रोसेस हम देखेंगे। तो हेडिंग क्या रहने वाली है, टाइडल एंड जियोथर्मल जो एनर्जी है वो कैसे प्रोड्यूस की जाती है। हेडिंग इसमें आती है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे आपको पता ही है, ठीक है। तो बेसिकली हम पहले डिस्कस करने वाले हैं टाइडल। टाइडल में बेसिकली क्या किया जाता है, जो ओशंस की लहरें होती हैं, पानी से बिजली प्राप्त की जाती है। जैसे मैंने पीछे कहा था ना, हाइडल। हाइडल अलग है। हाइडल में क्या था, ऊपर से पानी को नीचे तक फेंका जाता है, तभी वो क्या चलती है, कंबाइन चलती है, तभी मोटर चलती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। टाइड से एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। टाइड का मतलब होता है लहरें। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, फिर उसके बाद कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर आपको बढ़िया अच्छी तरह समझ आएगा। अब मैं डिस्कस करवाने लगा हूँ, आपको वीडियो दिखाने लगा हूँ टाइडल एनर्जी से कैसे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। जैसे आप वीडियो देख रहे हो ना, इसको जैसे गेट बना दिया जाता है 2 लहरों के बीच में, जिसको फ्लड गेट बोलते हैं। इसको बंद किया जाता है। एक साइड से जैसे ही पानी का बहाव होता है, फिर उसको छोड़ा जाता है, फिर पंखा घूमता है, फिर मोटर घूमती है। जब एक साइड से कम हो जाता है, फिर उसको बंद करके दूसरी साइड खोला जाता है। ऐसे क्यों किया जाता है, एक साइड में कम पानी होता है, एक साइड में ज्यादा। ऐसे ऐसे करते करते ये मोटर घूमती रहती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहती है। आई होप ये वीडियो देख के आपको थोड़ा सा अंदाजा हो गया होगा। अब मैं आपको इसकी करवाता हूँ टाइडल एनर्जी की डेफिनेशन। जो फ्लड गेट डैम बोला जाता है, फ्लड गेट डैम, जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करती हैं। कैसे करते हैं, वो ना कैप्चर कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं पानी। कौन सा पानी, जिसमें हैविंग हाई टाइड, जिसमें हाई टाइड होती है, बड़ी लहरें होती हैं। तब क्या किया जाता है, जैसे आपने वीडियो में दिखा था, जब जो टाइड है, लहर है, फाल नीचे बहती है, तब क्या होता है, वो पानी का फ्लो चलता है, जिससे जो टरबाइन है वो चलती है, घूमती है। मतलब पानी इधर आता है तब भी टरबाइन घूमती है, पानी उधर जाता है तब भी टरबाइन घूमती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जैसे जैसे पंखा घूमता है वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो आपने ये एक तो वीडियो दिमाग में रखनी है और एक डेफिनेशन सेम एज इट इज एग्जाम में लिखनी है। तो टाइडल एनर्जी कहाँ पर पैदा की जाती है, एक जगह आपने याद रखनी है। टाइडल प्लांट्स कहाँ पर है, वो एक प्लांट है द गुल्फ ऑफ कच्छ। कितने किलोवाट तक वो बिजली पैदा करता है, 900, मतलब 900 मेगावाट बिजली पैदा करता है। जो किसने बनाया है, किसने कंस्ट्रक्ट किया है, जो नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन है वो देख रेख करती है। 2 बातें आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है, एक इसकी डेफिनेशन और एक जो टाइडल प्लांट कहाँ पर लगा है। आई होप टाइडल प्लांट के बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गए। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। आगे बात करें जियोथर्मल एनर्जी, इसको थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं वर्ड को। जियो का मतलब होता है अर्थ और थर्मल का मतलब थर्मामीटर। तो अर्थ के नीचे से गर्मी निकाली जाती है, अर्थ के नीचे से गर्म पानी या अर्थ के नीचे से भाप आती है गरम गरम। हमें पता है हमारी अर्थ के नीचे बहुत ज्यादा गर्मी है, कोर होती है, उसमें से बड़ी ज्यादा लावा होता है, उसमें से पानी बाहर निकाला जाता है गरम गरम। तो वो पानी का यूज कंबाइंस घुमाने में किया जाता है, उसको ही क्या बोलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। मतलब अर्थ के नीचे से जो एनर्जी प्राप्त की जाती है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। पहले मैं थोड़ी सी पिक्चर आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैंने वो वीडियो दिखाई थी। इस पिक्चर में क्या है, यहाँ पर टरबाइंस वगैरह लगी होती हैं। टरबाइन से क्या किया जाता है, ऊपर से जैसे पानी भी निकाला जा सकता है, स्टीम भी निकाली जा सकती है, ठीक है। और ये जैसे ही ये पंखे पे जाके जोर से टकराती है तो पंखा घूमता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दी, यहाँ पर ऊपर देखो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। और
बाद में इसको दोबारा से कूल करके नीचे दोबारा ग्राउंड वाटर में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से हमने क्या सीखा, एक तो वो नीचे से निकाल दिया और उसका यूज इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के बाद उसको दोबारा से छोड़ दिया। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस है किसका, जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, आई होप ये पिक्चर भी समझ आ गई। इसकी डेफिनेशन क्या है, जब हॉट वाटर गर्म पानी या स्टीम को क्या किया जाता है, टेकन अंडर द अर्थ के अंदर से निकाली जाती है। ठीक है, और उससे स्पिन करवाए जाते हैं, घुमाए जाते हैं, बहुत सारे टरबाइंस वगैरह घुमाई जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है, जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, तो आपने आगे जियोथर्मल के 2 प्लांट्स आपने याद रखने हैं, कौन सी जगह पर है और क्या नाम है उसका। ठीक है, तो पहला प्लांट है पार्वती वैली प्लांट। ये है हिमाचल प्रदेश में, जो मणिकरण के आसपास के एरियाज में ये बनाया गया है, नियर मणिकरण है ये। ठीक है, पहला समझ आ गया, पार्वती माता से याद रखो, पार्वती माता जो होती है, तो पार्वती प्लांट हिमाचल प्रदेश में नियर मणिकरण के। अगला जो जियोथर्मल प्लांट है वो है पुगा वैली। पुगा वैली है कहाँ पर है, लद्दाख में भी लगाया गया है, जिससे ये अर्थ के नीचे से भाप या पानी निकाला जाता है, जिसको बाद में बिजली में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, लास्ट में ये सारे कंसेप्ट होने के बाद हम बोल सकते हैं कि हमने कंजर्वेशन करनी है, बचा के रखना है एनर्जी रिसोर्सेज को, ताकि हम इसको आगे फ्यूचर के लिए यूज करें। कैसे यूज करना है, वाइजली एंड इफेक्टिवली। हमने जितने भी एनर्जी रिसोर्स किए, जैसे पेट्रोलियम किया, पेट्रोलियम का मिसयूज नहीं करना चाहिए, उसका यूज बढ़िया तरीके से करना चाहिए। पानी का यूज क्या है, हमने पानी का बढ़िया यूज करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए हम बचा सके। मतलब लास्ट में हमने कंजर्वेशन भी देख ली, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे ना, 1-2 बंदे होते हैं, मैं सारे के सारे नोट्स में दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई होप ये सारा का सारा चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ आ गया। मिलते हैं किसी और चैप्टर में किसी और दिन। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।